बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माज़रत 15 मिनट की ताख़ीर, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सेशन में भी तकरीबन थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम होगा। बहरहाल कंटिन्यू जस्ट डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। आज का सेशन हमारा जो है वो इंशाल्लाह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा सेशन जो है वो हमारे फाउंडेशन का लास्ट पोर्शन है। हमने अपने लेक्चर्स को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि बेसिक लेक्चर है। फिर उसके बाद हमारा एडवांस लेवल वो भी कंटिन्यू होगा, बट जो बेसिक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फाउंडेशन का ये आज लास्ट हमारा लेक्चर होगा। देखते हैं कि ये हमारा लेक्चर जो है वो हम उसको कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई डिस्कशन के लिए और एक्सप्लेनेशन की है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होंगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को फ्लुएंट होना। और लेकिन उसको अब रिपीटेडली करेंगे इंशाल्लाह, तो वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। आज के लेक्चर लेसन नंबर 4, टाइम फ्रेम्स, कैंडल्स एंड चार्ट रीडिंग। कुछ चीज़ें हम इसमें पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और उसको आज हम कनेक्ट करेंगे। तो जो कुछ कंफ्यूजन थी हमारे पास लास्ट सेशन में, समहाउ वो कुछ क्रिएटेड कंफ्यूजन थी, तो वो कंफ्यूजन आज हम आपके पास क्लियर होंगी। जब हम डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होंगे इंशाल्लाह, तो ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई होना शुरू हो जाएंगी। रीडिंग प्राइस एक्शन अक्रॉस डिफरेंट लेंसेज। लास्ट सेशन में अगर आप लोगों को याद हो, और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, हम कुछ चीज़ों के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं। हमारा टैब का सेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द स्ट्रक्चर, सिग्नल, सेटअप एंड सर्वाइवल। हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेसन में और फिर हमारे बैठक सेशंस में एक कंफ्यूजन चलती रही कि हम हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम या लोएस्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, या प्राइमरी ट्रेंड की बात कर रहे थे, सेकेंडरी ट्रेंड की बात कर रहे थे, और माइनर ट्रेंड की जब हम बात कर रहे थे, तो इन सारे ट्रेंड्स और इन सारी चीज़ों में हम किसी टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों को का क्वेश्चन चल रहा था कि भाई ये वीकली है, मंथली है, ईयरली है, क्या ये फिक्स टाइम फ्रेम्स हैं या क्या है, किस तरीके से इसको लेकर चलना है। आज हम इसको कुछ थोड़ी बहुत उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और हमने क्या सिलेक्शन करनी है वो हम टाइम टू टाइम यानी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उसको देखना शुरू करें। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आप सब ने ये देख लिया होगा जब हमने पिछले सेशन में जो चार्ट्स डेवलप किए हैं सबने, उससे ये वाज़ेह तौर पे नजर आ गया होगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर हर किसी एक पर्टिकुलर आइटम का, या किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, या किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, स्टॉक का, कुछ भी नाम ले लें, बट जो जिस चीज़ का हम चार्ट देख रहे हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर एक डिफरेंट बना हुआ है। लेट सपोज हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है, अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे वीकली टाइम फ्रेम है। इस वीकली टाइम फ्रेम पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड के अंदर है और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको एवरेज आउट किया हुआ है, या फिर स्टेप अप किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर अगर आप चेक करें, तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड पे मौजूद है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करेंगे तो ये साइडवेज चल रहा है, और 1 आवर में चेक करेंगे तो इसने ब्रेकआउट देके ही अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गया। अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये हो रही होती है कि क्या हम किस ट्रेंड को चेक करें, और इनमें से कौन सा ट्रेंड एक्चुअली सही है। तो हमारी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन और ये हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे ट्रेंड्स वो इक्वली वैलिड हैं, और वो सारे के सारे करेक्ट ट्रेंड्स हैं। अब इनमें से कौन सा ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा ट्रेंड की कंसिडरेशन हमारी तरफ वेटेज उसकी ज्यादा है, ये हमने अभी आइडेंटिफाई करना है। द सेम मार्केट लुक्स डिफरेंट थ्रू डिफरेंट लेंसेज। द लेंस फॉर वीकली इज डिफरेंट देन डेली एंड 4 आवरली एंड देन आवरली। अगेन हम उसमें 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 मिनट सब पे चले जाते हैं। तो टाइम फ्रेम इज नॉट जस्ट अ चार्ट सेटिंग, इट इज अ डिसीजन कॉन्टेक्स्ट। अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये हमने थोड़ी याद रखनी होंगी, ताकि हमारे लिए ये नेक्स्ट स्लाइड्स को या हम नेक्स्ट सेशन को चलना आसान करें। यहाँ पर आप देखें, हायर टाइम फ्रेम पे आपके पास एक बड़ा स्मूथ सा, बड़ा सिंपल सा जो है वो ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड पे चलता गया, और फिर यहाँ पर एक लास्ट में जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ सिचुएशन बनना शुरू हुई। लेकिन जब आप उसके लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आप ये चेक करें कि इस
स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्चुअली काफी नॉइस थी, जिसको हायर टाइम फ्रेम में ये नॉइस नजर नहीं आ रही है आपको। और ये देखें, आपको अच्छी खासी जो है वो नॉइस नजर आ रही है। नॉइस का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा जिगजैग पैटर्न, तो उसको नॉइस कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, सबको नजर आ रहा है कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके रुक गई, तो वाह जबरदस्त अप ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है, ऊपर गई फिर नीचे आई। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी जो यहाँ पे मौजूद होगा, फिर लेकिन चली गई ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, ऐसे ही करते करते यहाँ पर कई दफा कंफ्यूजन थी, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, यहाँ पे कंफ्यूजन थी, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसी कंफ्यूजन नहीं। और इसी के अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाए, लोएस्ट टाइम फ्रेम पर आ जाए, आप यहाँ पे अंदाजा लगाएं कि ये इससे भी कहीं ज्यादा है। एक सिंगल लेग के अंदर ये देखें 2-3 दफा है, फिर यहाँ पर दूसरी लेग है उसमें भी 2-3 दफा है। ऐसे ये करते करते जब आप अंदाजा लगाएं कि जब आप लोएस्ट टाइम फ्रेम पर नजर आते हैं तो आपके पास नॉइज बहुत ज्यादा होती है। हायर टाइम फ्रेम पे आपके पास नॉइज बहुत कम होती है, स्मूथ पैटर्न होता है। हम अभी नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखेंगे कि इन तीनों टाइम फ्रेम्स की का हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, इससे क्या फायदा होगा। ये एक हमारे पास चार्ट है 7203, इसका रियल टाइम चार्ट है इस वक्त का। मैंने इस पे ये हायर टाइम फ्रेम है, ये अगर आप चेक करें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है। इस मंथली टाइम फ्रेम में आप चेक करें, ये सारे के सारे लाइन चार्ट मैंने शो किए हैं और एक ही स्क्रीन पर शो करने की कोशिश की। अब आप ये चेक करें कि इस मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ये कितना स्मूथ इंडिविजुअल लेग्स बनी है, जिगजैग पैटर्न बड़ा स्मूथ सा है। लेकिन इसी को अगर आप इस लेंस में चेक करें तो यहाँ पर देखें हर पॉइंट पर काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन वेव्स मौजूद है, जिगजैग मौजूद है। और इसी का नेक्स्ट टाइम फ्रेम ये हमारा वीकली का टाइम फ्रेम था, और यहाँ पर आप चेक करें ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो सेम है ओवरऑल शेप, अगर आप चेक करें तो सेम चल रही है ओवरऑल शेप। तो उसमें आपको नजर आ रहा है ये कितना ज्यादा जो है वो नॉइज बढ़ता चला जा रहा है। आई होप आप लोगों के रिएक्शन से मुझे जो है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई होता रहेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करते हैं। किसी को समझ में नहीं आए तो एटलीस्ट किसी न किसी दर्जे में क्वेश्चन मार्क या कोई भी चीज ऐसी जो कि रिएक्शन में बताएंगे तो मुझे अंदाजा होगा, फिर मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अच्छा, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे ये 60 लिखा हुआ है, विच मीन 1 आवर। इस 1 आवर का टाइम फ्रेम पे सिर्फ इतना पोर्शन, सिर्फ ये जो इतना पोर्शन था ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर आप ये चेक करें कि यहाँ पर जितनी भी नॉइज थी उसको चेक करें, ये उस नॉइज में भी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि हम इसको कितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं और हर एक की कितनी सिग्निफिकेंस होगी। ये पीछे लाइन चार्ट था और उसी का, और ये मैंने इसको कैंडलस्टिक चार्ट दिया है। अभी तक हम लाइन चार्ट पे जानबूझकर काम कर रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन मैं कम से कम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जब एक दफा कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह एकदम से जंप मारेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज ही इंशाल्लाह इसकी तरफ जंप मारेंगे। बट आप ये चेक करें कि लाइन चार्ट में कितनी कंफ्यूजन थी, और अब आप अगर कैंडल स्टिक्स में आ जाएंगे तो आप सोचें कि इस पर क्या हाल होने वाला। तो ये यानी हमने इस बात को सबसे पहले ये समझना है कि हर टाइम, हर ट्रेंड या हर डायरेक्शन, चाहे वो हम अप ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड की बात करें या साइडवेज की बात करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मौजूद है, तो वो सारे के सारे वैलिड होते हैं। बस हमने इसको आइडेंटिफाई करना है आगे सेशन में कि उससे हमने क्या कॉन्टेक्ट डेवलप करना है। ये आप चेक करें, एक वीकली है, इसमें मैक्रो ट्रेंड है। ये डेली है, इस डेली के अंदर आप इसी इसी मैक्रो ट्रेंड के अंदर आप चेक करेंगे तो ये करेक्शन फेज चल रहा है, और वो करेक्शन फेज आपको इस पर्टिकुलर लेग का नजर आ रहा है। सेम गोज 4 आवर में आगे चेक करें, साइडवेज है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर। या इसी तरीके से जब आप इंट्रा डे में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक करें, इसने प्राइस ने डिप लिया और रिवर्सल हो गया। तो जैसे मैं बार बार पीछे भी एक दो स्लाइड में जिक्र कर चुका हूँ कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स मौजूद होंगे, लेकिन हर टाइम फ्रेम पे एक अलग डिस्टिंक्शन मौजूद होगी हर लेयर की। अगेन ये एक अनदर स्टाइल है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर मैं इस स्मूथ ट्रेंड को लॉन्ग टर्म में चेक करके जूम इन करके देखूंगा तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर अच्छी खासी नॉइज है। लेकिन जैसे ही इसको आप जूम आउट करके देख रहे होते हैं तो आपको ये बड़ा स्मूथ सा ट्रेंड नजर आ रहा होगा। So this is a higher time frame with lowest noise, and this is a lower time frame with lot of noise. अच्छा, दोनों की अपनी जगह सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस और क्या यूज है वो भी हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। एट द एंड हम जो भी एक्शन ले रहे होंगे, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या निकल रहा होगा, ये अप ट्रेंड में है अगर हम इसकी बात करें। कियोस वर्सेस कॉन्टेक्स्ट, क्या ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो कियोस क्रिएट हो रहा है हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, या ट्रेंड की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमने इसको आइडेंटिफाई करना है अपने हिसाब से। तो हाई टाइम फ्रेम पे हम कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे,
फिर उससे लोअर टाइम फ्रेम जो आएगा, अगर लेट्स सपोज हम डेली की बात करें या वीकली की बात करें, तो वहां पर हमारा सेटअप डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फाइनली फाइनली हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी लोअर टाइम फ्रेम के साथ, और हम वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। अगेन, इस पे आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे साथ कंटिन्यू चलते जाएं, मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करूंगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या फायदा है हर टाइम फ्रेम का? लोअर टाइम फ्रेम डिटेल्स रिफाइंड डिसीजन, आपके डिसीजन मेकिंग करना लोअर टाइम फ्रेम में आसान होगा। हम कैसे देखेंगे? हमारे पास एंट्री टाइमिंग आइडेंटिफाई होगी, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इनवैलिडेशन के पॉइंट्स होंगे। हमने पिछले सेक्शन में भी, पिछले लेक्चर्स में भी ये देखा था कि जो हमारे पास रिवर्सल का पॉइंट क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, करेक्शन का क्या पॉइंट है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी आइडेंटिफाई होंगी। अगेन, जो हमारे पास सेटअप बनेगा वो जो यानी है जो सेकेंडरी टाइम फ्रेम था या सेकेंडरी ट्रेंड था, उस पर हमारे पास सेटअप बनेगा। लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास लार्जर ग्लोबल पिक्चर डेवलप हो रही होगी या ऑलरेडी हमारे पास सस्टेन कर रही होगी, वो हायर टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद होगा। हम उस पर मेजर जोन आइडेंटिफाई करने होंगे, और उसी के बेसिस पे हम जो है वो यानी ट्रेड ले रहे हो। बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा डोमिनेट करता है, या प्राइमरी ट्रेंड हमेशा डोमिनेट करता है और उसकी वेटेज ज्यादा है। सेकेंडरी उसके बाद होती है, और टर्शियरी या माइनर ट्रेंड वो सबसे लोएस्ट होता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड आई बिलीव इस स्लाइड के बाद सबको जो है वो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो वीकली होता है, मंथली होता है, और डेली जो है उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड मौजूद होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझने की। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मंथली चार्ट हमारा यूजुअली टिपिकली वो मेजर ट्रेंड मौजूद होगा, और जो कि लॉन्ग टर्म एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप होगा। सेम गोज फॉर पोजीशन ट्रेडर। कुछ लोग पोजीशन, अच्छा ये इसमें अगेन बहुत ज्यादा इसकी टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस कुछ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैटेगराइजेशन है। जिन लोगों का की अपनी ट्रेडिंग का स्टाइल होता है, इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में एक पूरा कोर्स मौजूद है इन्वेस्टर डीएनए के नाम से। एसएन भाई ने वो पूरा कोर्स हमारे पूरे तकरीबन 6 महीने तक चलाया है, उसकी प्रेजेंटेशन भी मौजूद है, वो आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। बट हम अभी सिर्फ अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इनका कॉन्टेक्ट सिर्फ डेवलप कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो पोजीशन ट्रेडर्स मौजूद हैं, उन दोनों के लिए मंथली एंड वीकली चार्ट एक डायरेक्शन के लिए मौजूद होगा। सेम वीकली चार्ट जो है वो हम सेकेंडरी ट्रेंड के लिए इसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन वाले के लिए डेली चार्ट होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो टिपिकली डेली चार्ट पे अपना सेटअप डेवलप करता है, विच इज माइनर ट्रेंड। डेली के साथ जो हमारे पास पोजीशन ट्रेडर है वो 4 आवरली पे करता है। तो ये आई होप आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हम जो पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स एक ही वक्त में वो बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडर के स्टाइल की वजह से वेरी कर सकता है। ये हमने एक टाइप की बात करी, आइए अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर्स की बात हो रही है, ये हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स है। स्विंग ट्रेडर्स का जो प्राइमरी ट्रेंड बनेगा वो वीकली चार्ट पे बनेगा, डेली चार्ट पर उसके पास सेटअप डेवलप होगा, और फाइनली उसकी ट्रेड जो है वो आवरली या 4 आवर्स पर बनेगा। अगेन हमारे पास इंट्राडे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो विद इन अ डे जो ट्रेड ले रहा होता है, उसी दिन ट्रेड करता है और उसी दिन ट्रेड को क्लोज कर देता है। तो उसकी सबसे सबसे मेजर उसकी जो ट्रेंड डेवलप हो रहा होगा वो डेली चार्ट पर डेवलप करेगा। फिर आवरली चार्ट पे आके वो अपना सीक्वेंस या कॉन्टेक्स्ट के साथ वो अपने सेटअप को डेवलप करने की कोशिश करेगा, और फाइनली उसकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी 5 मिनट्स पर या 15 मिनट्स पर। और स्कैल्पर्स तो माशाल्लाह चैंपियन होता है, वो 15 मिनट के टाइम पर जो है वो अपना सेटअप बनाएंगे, कॉन्टेक्ट डेवलप करेंगे, 5 मिनट्स पे सेटअप बनाएंगे, और एंट्री वन मिनट पे होगी। अब हर कोई ये कर सकता है या नहीं कर सकता, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे खास तौर पे ये स्कैल्पर्स के लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्कैल्पर बनने का शौकीन बन जाता है, विच इज अगेन ये अभी बाद में देखेंगे कि स्कैल्पिंग करने की है कि नहीं करने की। हमारे टेक्निकल एनालिसिस की सारी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो हर टाइम फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है। किसी टाइम फ्रेम में ज्यादा सूटेबल होते हैं, ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं, ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, वेटेज होती है, किसी टाइम फ्रेम के लिए कम होती है। बट कॉन्सेप्चुअली सब चीजें मौजूद। द शॉर्टर द टाइम फ्रेम द ग्रेटर द नॉइज,
स्पीड, इमोशनल प्रेशर एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। मेरे ख्याल है पिछली स्लाइड में हमने देख लिया कि जितना जूम इन करके देखना है उधर नॉइज उतनी ज्यादा होती चली जा रही है, और ये एक्चुअली होता ही है। तो सिर्फ चार्ट्स की नॉइज नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकली भी आप उसी पे बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन की वजह से आपके लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। मोर नॉइज, मोर एक्सट्रीम स्पीड, इमोशनल प्रेशर, हायर कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। तो बिगिनर्स के लिए हायर टाइम फ्रेम ही सबसे बेस्ट है। जब उस पर मास्टर कर जाएंगे तो देन दे कैन कम टू द लोअर टाइम फ्रेम, ताकि वो इनिशियल लेवल पे हमारे पास एग्जीक्यूशन की इश्यूज ना आए। तो ये कुछ समरी आपके सामने इंशाल्लाह मजीद भी जिक्र हो जाएगी, तो इसकी इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक और स्टाइल में आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर या पोजीशन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए क्या है कि अगेन प्राइमरी ट्रेंड हमारे पास मंथली है, वीकली है, डेली है। उनका होल्डिंग पीरियड क्या होता है, मंथ से लेकर ईयर्स तक वो अपना होल्डिंग पीरियड रख सकते हैं। यानी एक दफा ट्रेड ली और पोजीशन लेके या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट लेके भूल गए, उनकी जो क्या कहते हैं जो टेन्यूर होता है, ड्यूरेशन होता है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, जाहिर है वो रोज रोज तो ट्रेड नहीं ले रहे, वो तो एक लंबे टाइम के लिए ट्रेड लेके भूल के छोड़ देता है। अगेन इसके लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, एक लंबे टाइम के लिए ग्रोथ इनकी लॉन्ग टर्म की होती है, उसके लिए उनको कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटल होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी लो बैड फंडामेंटल स्टॉक के अंदर ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। अगेन उसका प्राइमरी गोल क्या है, कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड मेजर ट्रेंड कैप्चर। क्योंकि हम उस पर ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास यूजुअली ये इंडेक्सेस के साथ होता है, या किसी ब्लू चिप कंपनीज के साथ होता है, या किसी ऐसी कंपनी जिसकी, अगेन मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, जिसका रिस्क कम है। तो ऐसी कंपनी का जो है वो ओवरऑल हमारे पास जो ट्रेंड जो ड्यूरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए हमें अच्छे फंडामेंटल होना जरूरी है और ब्लू चिप कंपनीज का होना जरूरी है। देन अगेन हम मिड टर्म की बात करें, डेली 4 आवर और 1 आवर के अंदर इनकी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड बनेगा। अगेन इनका ड्यूरेशन कुछ डे से लेकर कुछ वीक तक होगा। फ्रीक्वेंसी मॉडरेट होगी। ये एक एग्जाम्पल दी है, अगर आप देखें, अगर एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर एग्जिट कर सकता है, फिर यहाँ पर एंट्री, नीचे एंट्री लेकर यहाँ पर एग्जिट कर सकता है। अगेन ये चार्ट जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग वालों के लिए आइडेंटिफाई हुआ है, हम शॉर्ट नहीं करते, हम तो लॉन्ग ही करते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए ये समझें कि ये दिखाना ही चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इसी चार्ट के अंदर वो एक दफा पोजीशन लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देगा, लेकिन जो मीडियम टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करने वाला है वो हर स्विंग को कैच करने की कोशिश करेगा। दिस इज वन स्विंग, देन अगर अप ट्रेंड स्विंग, डाउन ट्रेंड स्विंग, तो वो हर उसको कैच करने की कोशिश करेगा। अगेन उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके प्राइमरी ट्रेंड, प्राइमरी गोल क्या है उसका, वो हर इंटरमीडिएट ट्रेंड्स को कैच करने की कोशिश करेगा, हर डिप को बाय करेगा, हर टॉप को जो है वो सेल करने की कोशिश करेगा। अगेन प्रैक्टिकली ये कैसे होगा हम देखेंगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें रिस्क कितना है, दिस इज अ मीडियम रिस्क। प्रीवियस वाला वो लो रिस्क मौजूद था। अगेन स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे आप इस पे काम कर सकते हैं। पिछले वाले में फंडामेंटल डोमिनेट करता है, बट यस आप उसकी बेसिस पे काम कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल फंडामेंटल की बेसिस पे आप उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और उस पर टेक्निकल अप्लाई करके उस पर काम कर सकते हैं। इस वाले में आप टेक्निकल की बेसिस पे काम कर सकते हैं। अगेन इसमें रिस्क मौजूद होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल रिस्क फ्री मौजूद होगा, इसलिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही करना होगा। Again, it has a risk. It has the risk win and loss ratio should be taken care. Profit factor should be again you have to calculate it, risk management through proper risk management. अपना प्लान डिफाइन आपको होना चाहिए, कितने टाइम के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए, कौन सा सपोर्ट लेवल है या कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हमने जाके उसको अपने ट्रेड को क्लोज कर देना। फाइनली शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं हमारे पास इंट्राडे और स्कैल्पिंग वाले हैं। अब आप ये चेक कर लें उसी ट्रेंड को जो ऊपर हम देख रहे थे, इसी ट्रेंड के अंदर आप ये चेक करें कितनी ज्यादा नॉइज। तो ये जो स्कैल्पर्स होते हैं या डे ट्रेडर्स होते हैं, ये छोटी छोटी मूव्स को भी जो है ना वो इसको भी कैच करने की कोशिश करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया कि ये शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ स्क्रीन के अंदर, बट हमारी हमारी पोजीशन हमेशा बॉटम पे बनेगी बाय की और टॉप पे बनेगी सेल की। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि इस छोटी छोटी नॉइज को कैच करने की कोशिश करेगा। अगेन इनकी ट्रेड जो है वो बड़ी छोटे से टाइम के लिए ट्रेड होती है और उसी छोटे टाइम के अंदर ही जो है वो बार बार उनके बाइंग एंड सेलिंग मौजूद होगी।
ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी गोल क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास, उनका प्राइमरी गोल क्या होता है, क्विकली मार्केट में एंट्री और क्विकली मार्केट से एग्जिट। ये कितना इफेक्टिव होता है, कितना रिस्की होता है, ये जब आप लोग करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा, बट इट इज वेरी हाई रिस्क। इसमें आपकी अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी और आपको बहुत छोटी छोटी मूव जो है वो, फिर इमोशनली आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मतलब इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ता है और आप स्क्रीन के सामने आपको रहना पड़ेगा। इन ऑल अदर केसेस यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़े, इसलिए आपका ऑपरेशनल टाइम जो है, इंटेंसिटी वो आपकी कम होगी। अगेन डेप्थ भी आपकी डिफरेंट होगी डिफरेंट लेवल पे। जैसे मैं आपके सामने अभी दोबारा जिक्र करता हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, वॉलेटिलिटी जितनी भी मार्केट के अंदर चल रही है, छोटी छोटी मूव, उसको कैच करने की आपकी स्ट्रेटेजी मौजूद होगी। अगेन क्विक डिसीजन है, परसेंट लॉस और परसेंट गेन बहुत ज्यादा हैवी होगा, ये आपने इसको ध्यान में रखना। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म है उनकी इंटेंसिटी आप ये चेक करें, ऑपरेशनल इंटेंसिटी। ऑपरेशनल इंटेंसिटी से मुराद क्या है कि आपको स्क्रीन के सामने कितनी देर रहना पड़ रहा है, कितनी देर कैलकुलेशन करनी है। आपने एक दफा ट्रेड ली, शायद वीक्स एंड मंथ्स के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने जिक्र किया, इवन ईयर्स के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन के सामने किसमें रहना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स मौजूद हैं, वो डे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो स्क्रीन के सामने ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर एनालिटिकल डेप्थ। क्या मतलब, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, उसको जितने भी टेक्निकल एनालिसिस है उसका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी और उसको बहुत क्विक डिसीजन लेना। ऑल दो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए क्या होगा, उसकी इस एनालिटिकल डेप्थ की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम भी चलेगी, कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने फंडामेंटली उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसकी बेसिस पे अगर उसकी पोजीशन क्लोजिंग या कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो रही है तो वो मैनेज हो जाती है, इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं आता। लेकिन जो स्कैल्पर है और जो डे ट्रेडिंग वाला है उसके पास इसके चांसेस बहुत कम हो। तो अगेन हमारे पास लेजेंड्स मौजूद हैं, हमने लो रिस्क हाई रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, इसमें फंडामेंटल्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात की हमने, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का कितना ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है, कुछ मीडियम रिस्क में विन लॉस रेशियो, प्रॉफिट फैक्टर और वेरी क्विक रिफ्लेक्ट, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ये एक समरी आपके सामने जिक्र करने की कोशिश की है। आई बिलीव इस स्लाइड के बाद और इस पिछली स्लाइड के बाद एटलीस्ट वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी जो हमारे पिछले बैठक सेशंस के अंदर चल रही थी। तो आई होप जिन जिन के को इश्यूज हैं वो इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टिल किसी को क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज। अच्छा जी। अगेन जैसे हमने पीछे जिक्र किया है इस बात को, अगर आप ये चेक करें, एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर कियोस्क क्रिएट हो जाता है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ होगा तो हमारे ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे कियोस्क है ना, ये डेवलप नहीं होंगे, ये जनरेट नहीं होंगे, कंफ्यूजन हमारे पास क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हम अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। अच्छा, ये समराइज करने के लिए अभी मेरे ख्याल दोबारा आए हैं। एंड यहाँ मैं इसको समराइज करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म जो पोजीशन ले रहे होते हैं या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके पास स्किल थोड़ी सी कम भी होंगी टेक्निकल की, तो दे कैन इवन सस्टेन बिकॉज दे हैव अ बैकअप और फंडामेंटल्स। जो शॉर्ट टर्म है उनके पास हाई टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स भी होनी चाहिए, बट इट इज़ वेरी हाई रिस्क। एंड अगेन योर इमोशन साइकोलॉजिकल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी क्विक आपको डिसीजन लेनी होगी। अगेन स्विंग ट्रेडिंग में दोनों मीडियम लेवल पर मौजूद है, तो ये एक समरी है। दोनों के ड्यूरेशन, तीनों के ड्यूरेशन अपनी अपनी है और डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें भी ये डिफरेंट हो सकता है। टाइम फ्रेम से मुराद डेफिनेशन क्या, यानी वीकली, मंथली, आवरली, डेली, जो भी होगा उन सारी चीज़ों को हम टाइम फ्रेम देख रहे होंगे। मैं इसको मूव ऑन करता हूँ, अगर कुछ होगा तो फिर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह। आई होप मोस्ट पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। अगेन द कॉस्ट ऑफ टाइम फ्रेम कंफ्यूजन। अगर टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन हमारा क्लियर नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा। आप ये देख रहे हैं, एक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट है। इस खूबसूरत चार्ट में इतनी ज़्यादा खूबसूरती लग गई है कि उसकी असल खूबसूरती खत्म हो चुकी है।
आप देखें माशाल्लाह इसमें जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, बॉलिंजर बैंड भी लगा हुआ है माशाल्लाह, मूविंग एवरेज भी लगे हुए हैं, मूविंग एवरेज का रिबन भी लगा हुआ है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल भी लगा हुआ है, मैकडी भी लगा हुआ है, आरएसआई भी लगा हुआ है माशाल्लाह। तो सारी की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं एक ही वक्त में। एक ही वक्त में उसको कॉन्फ्लिक्टिंग चार्ट भी नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि बॉलिंजर बैंड मुझे ये कह रहा है कि हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मूविंग एवरेज मुझे ये कह रहा है कि नहीं, ये तो ब्रेकआउट दे के ऊपर चला गया है। तो एक ही वक्त में क्या कहते हैं आपको काफी सारी चीजें जो है नजर आ रही होंगी। अम, जो बिगिनर लेवल पे काम कर रहे हैं, बस इसमें बस रखा हुआ। सॉरी भाई। अच्छा, जो बिगिनर लेवल पे काम कर रहे होंगे, अगर उनको क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी या कंफ्यूजन होगी किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हर छोटी छोटी कैंडल्स के ऊपर रिएक्शन आ रहा होगा कि यार देखो, आज मार्केट ऊपर गई है, चलो फौरन मैं एंट्री ले लेता हूं। क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्ट डेवलप नहीं होगा, कंफ्यूजन टाइम फ्रेम की मौजूद है, तो इसकी वजह से वो करना शुरू होगा। एक्चुअली डेली के टाइम फ्रेम पे वो काम कर रहा है, लेकिन जैसी आवरली पे थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, वो फौरन उसने एंट्री ले ली, क्लोज नहीं हुआ और मार्केट डाउन होना शुरू हो गया। अगेन हर थोड़ी देर के बाद वो टाइम फ्रेम स्विच करना शुरू करेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के निकल जाएंगे, लेकिन जब आप ट्रेडिंग के वक्त आएंगे ना, उस वक्त ये ज्यादा होगा। पिछले साल जब हमने टैप के सेशन लिए थे, तो इन सारी चीजों को इतना डीप कवर नहीं किया था। और आज भी जब मैं लेक्चर कोशिश कर रहा था समराइज करने की, क्योंकि एक्चुअल तो प्रिपरेशन हमारे एस एम बैग की होती है, मैं तो सिर्फ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, बट अगेन लेक्चर प्रेजेंट करने से पहले मुझे भी 1-2 घंटे की प्रिपरेशन करनी होती है, ताकि किसी तरीके से भी कोशिश करके आप लोगों के सामने क्वालिटी कंटेंट डेवलप हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। उस वक्त मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि हमने लास्ट सेशन में इन चीजों को बहुत क्विकली समराइज करके, या हमने बस क्विकली टचअप करके निकल गए थे। लेकिन अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को डीप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और हाईलाइट नहीं करेंगे या अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट बाद में जाके जब हम एक्चुअल ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ट्रिगर कर रहे होते हैं। और हम अगले स्टेजेस पर पहुंच चुके होते हैं और हमारी बेसिक चीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अगर किसी को इन सारी चीजों में बोरियत हो रही है, बोरिंग लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा टॉलरेट करें, या किसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो वो भी थोड़ा सा सबर कर लें। ये सब चीजें इंशाल्लाह बार बार रिपीट होंगी, तो आप लोगों को ज्यादा हो जाएगा कि ये सारी चीजें आपको हर ट्रेड में नजर आ रही है। तो हमने भी जैसे जिक्र किया कि बिगिनर्स के लिए ये सारी की सारी चीजें एकदम से रिएक्शन देने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम द टैप ट्रेडर, वी ऑल आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ टैप, we will be seeing into three different sections. We will be identifying the macro trend, then we will check what is the structural shift, and finally we may do the execution in, let's say, in a intraday or maybe a daily, whatever the type of trader we are. Based on that, we will see it in the minor trend. Again, हमारी एग्जीक्यूशन की मेथोडोलॉजी क्या होगी? वी विल असाइन अ स्पेसिफिक रोल टू ईच सेंस, ईच लेंथ, कि क्या सेंस डेवलप कर रहा है हमारा मैक्रो ट्रेंड, फिर क्या सेंस डेवलप कर रहा है हमारा शिफ्ट, स्ट्रक्चरल का जो शिफ्ट हो रहा है, जो लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहा है, और जो लोएस्ट टाइम फ्रेम पर है, उसके हिसाब से सीक्वेंशियली हम किस लेवल पे अपने प्राइस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फाइनली जब हम ट्रेड ले रहे होंगे, तो हमारे पास एक एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन फॉर्मेट में होगा, और फिर हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होगा। अगेन आपको ये की नोट्स याद होने चाहिए। विदाउट अ डिफाइंड होल्डिंग पीरियड एंड टाइम फ्रेम, द ट्रेडर मिक्स सिग्नल एंड मेक्स इनकंसिस्टेंट डिसीजन। हमने अभी जैसे इस वाली एग्जाम्पल के अंदर देखा कि फ्रीक्वेंटली वो टाइम फ्रेम चेंज करता रहेगा। वो कभी कहेगा अच्छा डेली में देख रहा हूँ, डेली में तो अच्छा नजर आ रहा है, फिर एकदम से आवरली पे आ जाएगा, फिर एकदम से वापस वीकली पे चले जाएगा। ये नहीं होना चाहिए और ये होगा नहीं इंशाल्लाह। हमने इस सेशन के बाद कोशिश भी करनी है कि हम इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए करें। कॉन्टेक्ट हायर टाइम फ्रेम में डेवलप होगा, लेट्स सपोज डेली और वीकली के अंदर। देन सेटअप जो है वो लोअर टाइम फ्रेम पे होगा, लेट्स सपोज आवरली के अंदर स्ट्रक्चर और सेटअप डेवलप करेंगे। और फाइनली एग्जीक्यूशन हमारे पास 5 मिनट 15 मिनट जो भी लोएस्ट टाइम फ्रेम होगा, उस पे आइडेंटिफाई करना होगा। द लोएस्ट टाइम फ्रेम रिफाइंस द डिसीजन, इट डज नॉट रिप्लेस द हायर टाइम फ्रेम। ये मेरा ख्याल हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया है कि दैट इज द मोस्ट dominant structure or the dominant time frame, the higher time frame. बेसिकली हमने इसको दिया था। बेसिकली हम इस टर्मिनोलॉजी को आपने याद रखना है कि बेसिकली इट इज अ टॉप डाउन वर्क फ्लो, इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। हम पहले हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, और फिर आगे
फर्दर जो है वो हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, लोएस्ट टाइम फ्रेम के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हमने आगे भी इसको आइडेंटिफाई किया है। अगेन सर वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिपीटेटिव फॉर्म में हमने किया हुआ है ताकि आपको बार बार याद ध्यान में रहे। आप ये चेक करें कि ये हमारे पास एक एक ट्रेंड बना हुआ है। इस ट्रेंड का सिर्फ मैं इस पोर्शन को जूम इन करता हूँ, इस पोर्शन को जूम इन अगर मैंने करके देखा तो यहाँ आप चेक करें कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है या वट एवर द फॉर्मेट बन रहा है। तो इस बड़े टाइम फ्रेम में ये आपको कोई खास नॉइज नहीं दे रहा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे इसको कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम लोअर टाइम फ्रेम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, वी विल डेवलप आवर स्ट्रेटेजी एंड देन वी विल जूम इन टू द लोअर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड डोमिनेट कर रहा होगा। जो हम नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रेंड की तरफ जाएंगे वहां पर हम अपने लेवल आइडेंटिफाई कर देंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, लेकिन ये ध्यान में रहे कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन हमारा सेटअप बनना शुरू होगा उससे लोएस्ट टाइम फ्रेम के अंदर, एंड फाइनली हमारी एग्जीक्यूशन टाइम ड्यूरेशन और उस टाइम फ्रेम के अंदर आना शुरू हो जाएगी। फिर हमारी एंट्री जो एग्जैक्टली सही, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री और एग्जिट के टाइम। अगेन नेवर स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, टॉप डाउन प्रिवेंट्स कैप्चर बाय लोअर टाइम फ्रेम नॉइज। ये मेरा ख्याल है हम इस बात को बार बार रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे पास इन सब चीज़ों की कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इनिशियल उस पर मार्केट स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होंगे। किसी भी मार्केट को या किसी भी चार्ट को देखने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, और ये इस वक्त हम स्क्रीन के अंदर जो देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर चार टाइप्स के चार्ट जो कि बहुत फेमस चार्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, और ये चारों के चारों की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है। ये सिर्फ चार नहीं होते बल्कि इन चार के अलावा भी अब काफी एडवांस चार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इन चार्ट्स को थोड़ा सा टचअप कर लेंगे ताकि हमारे पास जब भी हम अपनी ट्रेड पर बात कर रहे होंगे तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर या डिफरेंट यूज केस की वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट देखना शुरू करेंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा कि अभी तक हमने जितनी भी डाउ थ्योरी पढ़ी, अप ट्रेंड पढ़ा या साइडवेज एक्यूमुलेशन जोन, जो सारी चीजें की हैं उसको मैंने जानबूझकर कन्वर्ट करवाया था लाइन चार्ट पर। उसके पीछे एक रीजन ये थी, आप ये चेक करें कि एक ही टाइप का चार्ट है और इन सारे चार्ट में अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बट सबसे स्मूथ और सिंपलेस्ट चार्ट आपके पास ये लाइन चार्ट है। तो उस अगर मैं आपको कैंडलस्टिक या दूसरे चार्ट पे हाइकेनेशी वगैरह पे लेकर आ जाता तो उसका नुकसान ये होता है कि आप इसी की कंफ्यूजन में रह जाते, कलरिंग में, इन सारी चीजों में जाते। तो सिर्फ हमने जो मेन कोर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट चार्ट के अंदर डेवलप करना था। लाइन चार्ट पर हम आए और लाइन चार्ट पर हमने डेवलप कर दिया। लाइन चार्ट सिंपल है, हर डे की जो क्लोजिंग प्राइस होगी बस वो आइडेंटिफाई होती है। उस डे के अंदर उसके अंदर क्या स्टोरी डेवलप हुई, क्या कुछ हुआ, इसका कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि हम उस डे की क्लोजिंग प्राइस पर हम वो कर लेते हैं। मैंने डे का नाम इसलिए यूज किया क्योंकि डे का टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डे पर ही होगा, अगर किसी ने आवर का एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ तो आवर पे भी अगर लाइन चार्ट शो कर रहा होगा तो वो जो वैल्यू दिखा रहा होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। सेम गोज फॉर बार चार्ट। बार चार्ट एक लाइन चार्ट के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर मौजूद है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो उस बार चार्ट के अंदर हमारे पास अगेन ये थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप का बार चार्ट है। उस बार चार्ट में यूजुअली हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस से लेकर अप प्राइस तक मौजूद होती है, और उसमें एक एडिशनल स्टोरी हमारे पास मौजूद होती है जिसकी वजह से हम पिछली डे की प्राइस और उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज्यादा फेमस चार्ट टाइप है। ये इसको जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं क्योंकि जापानीज ने इसको इन्वेंट किया था। अगेन ही वाज अ राइट बिजनेसमैन और व्हाटएवर, उसकी स्टोरी आप जाके किसी भी वक्त देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये कि कैंडलस्टिक नाम से ही पता चल रहा है कि कैंडल्स की वजह से यानी कैंडल्स की फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगेन कैंडल्स में हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस होंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे मेथड यानी उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि कैंडल्स की शेप के अंदर ये मौजूद है। अगेन इसके अंदर बेटर विजुअलाइजेशन मौजूद है, इसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन करना आसान होता है, और एक ही कैंडल्स को देखकर आप बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, कैंडल्स की एक और मॉडिफाइड फॉर्म है हाइकनेशी कैंडल।
इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हम शायद कोर्स में ना पढ़ें, लेकिन किसी भी वक्त बैठे सेशन में हम इसको देख सकते हैं। हाइकेनेशी सिंपल ये है कि इन दो कैंडल्स का एवरेज करके इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब आप इसमें चेक करें कि यहाँ पर आपके पास अप्स एंड डाउन्स के अंदर ग्रीन रेड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मौजूद होंगे, जैसे या तो यहाँ पर है। लेकिन हाइकेनेशी के अंदर आपको स्मूथ कैंडल्स और ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो उसका फायदा सिर्फ ये होता है कि ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दे देता है कि हम अभी अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं या डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। तो ये एक टाइप ऑफ कैंडल, एक टाइप ऑफ चार्ट है। डिफरेंट चार्ट्स हैं, उन डिफरेंट चार्ट्स की अपनी सिग्निफिकेंसेज हैं और उन सारी चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम उसके हिसाब से देखना शुरू करेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे भी जिक्र किया, ब्रॉड डायरेक्शन है, कनेक्ट क्लोजेज है, जो मैंने यानी डेली की क्लोजिंग प्राइस उसको कनेक्ट करता है। नॉइज इसमें डेफिनेटली कम है। कंप्लीट ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग रेंज, ये सारी की सारी चीज पूरी को कनेक्ट करता है। कैंडलस्टिक बार चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें कलरिंग भी मौजूद होती है अप्स एंड डाउन्स की। हाइकेनेशी में जैसे मैंने आपको बताया कि स्मूथ होता है, बट स्टिल इट इज अ कैंडल, इट इज इन द कैंडल फॉर्मेट। तो अगेन यही डिटेल्स हैं, इसको डिफरेंट स्टाइल में आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स है। मैं जरा टाइम भी देख लूँ कि हम टाइम कितना देख चुके हैं। ओके, हाफ आवर हो गए इंशाल्लाह। अच्छा जी, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट इट ओनली कनेक्ट्स द क्लोजिंग प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आप ये चेक करें, मई से नवंबर तक है। इट इज अ डेली टाइम फ्रेम, और हर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये चेक कर रहे हैं तो ये अप्स एंड डाउन आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस डे की क्लोजिंग क्या थी। उस डे की क्लोजिंग प्राइस की बेसिस पे जो है वो इस लाइन चार्ट को डेवलप कर रहा हूँ। इस लाइन चार्ट का फायदा क्या है? ये क्लीन होता है, बहुत सिंपल सिंपल चार्ट होता है, उसके अंदर और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। एक ब्रॉडर टर्म में आप डायरेक्शन देख रहे होते हैं। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी देख चुके हैं कि हमें लाइन चार्ट में कन्वर्ट होने की वजह से आसानी रही, हम किसी और नॉइज का शिकार नहीं हुए। अगेन कैंडल्स के अंदर नॉइज वगैरह मौजूद होती है, और स्ट्रक्चर यानी जो भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज हैं, बड़ा इजीली हम इस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम दोबारा पढ़ेंगे, अभी इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं। हाउएवर, जहाँ इसके कुछ फायदे हैं कुछ लिमिटेशन है। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत कुछ हुआ है मार्केट के अंदर, साइकोलॉजिकली बहुत सारी मूवमेंट हुई हैं, अप्स एंड डाउन हुए हैं, ये उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लाइन चार्ट उस पूरी स्टोरी को यहाँ पे कवर नहीं कर पाता। फिर लिक्विडिटी स्वीप्स, यानी मिसाल के तौर पर अप ट्रेंड चल रहा है, उस अप ट्रेंड के दरमियान एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड आया और इसने उसको कवर नहीं किया, बल्कि इसके हिसाब से तो अप ट्रेंड है, उसको लिक्विडिटी स्वीप्स कहते हैं। इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल टर्म्स में ये है कि जो भी एक एडिशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रेंड चल रही होती है, वो छोटी छोटी नॉइज को उसको कैश नहीं कर पाता, जो कि कैंडलस्टिक कर पाता है। वो हम बाद में देखेंगे कैसे करता है, लेकिन हाँ, ये इसकी एक यानी प्रॉपर्टी है। अगेन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो जो इंटरनल टाइम फ्रेम है, इंट्राडे, जैसे मैंने पहले भी डिक्लेयर किया, उसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हम अपने पास ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट इट्स बेटर देन लाइन चार्ट। इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। किस किस पॉइंट, किस प्राइस पर उस दिन प्राइस यानी मार्केट ओपन हुई, डेली पूरे पूरे टाइम कौन से प्राइस में मूव करती रही, हाईएस्ट पॉइंट क्या गया, लोएस्ट पॉइंट क्या गया और क्लोज किस पॉइंट पर हुई, ये आइडेंटिफाई करता है। Again, it is much professional than the line chart. It has less visually emotional decision, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते, कोई भी इमोशंस मौजूद नहीं होते, क्योंकि हम इंट्राडे नहीं देख रहे होते हैं ना, या जो भी है विद इन दैट पर्टिकुलर कैंडलस्टिक नहीं देख रहे होते। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें एडिशनल आना शुरू हो जाती है। कैंडलस्टिक जो है वो अगेन दिस इज सिमिलर, बार चार्ट और कैंडलस्टिक सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि ये कैंडल्स की फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप चेक करें, यहाँ पर भी ओपन, क्लोज, हाई और लो, यही दोनों चीजें होती हैं। और जो ये कैंडलस्टिक हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल टाइप ऑफ चार्ट होगा, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करें। इस कैंडलस्टिक में क्या होता है, विजुअली इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक कैंडलस्टिक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स के अंदर और मजीद इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाती है। फिर उस पैटर्न के अंदर फिर इंफॉर्मेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।
तो ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है ना बहुत सारी स्टोरीज हमें बता रहा होता है, और इसीलिए हाँ सबसे ज्यादा जो है मोस्ट फेमस जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। अगेन हाईली विजुअल है, इट एक्सपोजेस मार्केट साइकोलॉजी इवन इंट्राडे विद इन अ डे, क्या किस तरीके की मूवमेंट चल रही थी, वो सब चीजें आइडेंटिफाई कर रहा होगा। इसके अंदर विक्स डेवलप होंगी, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें उसको, माइक्रो लेवल पे क्या बिहेवियर चल रहा था वो सब इस एक कैंडलस्टिक के अंदर आपके अंदर नजर आ रहा होता है। अगेन इसकी लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, चूंकि हम बहुत ज्यादा, जी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चीजों को, इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं, तो कभी कभार हम इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है कैंडलस्टिक्स के अंदर। इसलिए कभी कभार जब हमारे पास कंफ्यूजन हो रही है तो हम बैक वी कैन गो बैक, ऑलवेज गो बैक टू द लाइन चार्ट फॉर अवर एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ एनालिसिस, हम उस पर जा सकते हैं। अगेन चूंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे इमोशंस भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और ट्रिगर करते हैं। कभी कभार हम इन सारी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट हम डेवलप होना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई, एक्चुअली वो ट्रेंड सही चल रहा है, यानी यहाँ पर आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होगी, ड्यूरिंग द डे वो एकदम से नीचे जा रहा होगा और हम उसमें इमोशंस में आ जाएंगे, जो कि हमें लाइन चार्ट पे नजर नहीं आता, लेकिन हम कैंडल स्टिक्स की वजह से हम वहां पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, जबकि वो उस वक्त यानी उस दिन तक की क्लोजिंग नहीं थी। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, बट आगे हम इन सारी चीजों को कैटर करने की कोशिश करेंगे। हाइकेनेशी जैसे मैंने आपके सामने दोबारा जिक्र किया कि कैंडल स्टिक्स की मॉडिफाइड फॉर्म है, वो क्या करता है, दो तीन कैंडल्स को एवरेज कर रहा होता है और एवरेज प्राइस दिखा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ इन प्राइस होती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक दो रेड है, फिर ग्रीन ग्रीन, फिर रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ग्रीन है, देन अगर रेड आ रहा है तो रेड आ रहा है, देन कंटिन्यूस ग्रीन, देन रेड। तो ये एक ट्रेंड को स्मूथ राइड करने के लिए ये एक अच्छा चार्ट होता है। अगर कोई कुछ आपने अपनी नॉइस को कम करना है तो आप उसके हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ये एक छोटी सी समरी है, लाइन चार्ट में नॉइज लेवल सबसे कम है। अगेन कैंडलस्टिक के अंदर सबसे ज्यादा नॉइज लेवल है। बार चार्ट हमारे पास मीडियम लेवल है और हाइकेनेशी चार्ट में लो लेवल है, क्योंकि हाइकेनेशी और लाइन चार्ट बेसिकली, हाइकेनेशी कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन है, और इसलिए इसके अंदर नॉइज बहुत कम होती है। बट अगेन सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल जो है वो हमारे पास ये होती है। इसके प्राइमरी डाटा क्लोजिंग प्राइस होती है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, और ये एवरेज प्राइस डाटा है, अभी हम इस बात को जिक्र कर चुके हैं। अगेन मैक्रो ट्रेंड लाइन चार्ट में होता है, इंडिविजुअल प्राइस लिमिट्स मौजूद होती हैं, ऑर्डर फ्लो भी मौजूद होता है, और अच्छा ट्रेंड ड्यूरेशन है, दैट्स और हाइकेनेशी आइडियल यूज केस। हम लाइन चार्ट को, अब तो सबको माशाल्लाह पता चल जाएगा कि हमने लाइन चार्ट को अपने मेजर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया हुआ। तो इसलिए मेजर स्ट्रक्चरल होराइजन विदाउट एनी क्लटर, कोई नॉइज है उसको देखे बगैर हमने लाइन चार्ट को यूज करना। बार चार्ट बहुत क्लासिकल है, टेक्निकल एनालिसिस में बार चार्ट यूज किया जाता है, उसमें बहुत इमोशंस कम होते हैं, बट अगेन इट है। सबसे ज्यादा जो है ना मोस्ट फेमस इज द कैंडलस्टिक चार्ट, रीडिंग लोकलाइज प्राइस एक्शन रिजेक्शन एक्सेप्टेंस व्हाटएवर इज देयर इट इज देयर, टाइमिंग एग्जैक्ट एंट्रीज के पॉइंट, एग्जैक्ट एग्जिट के पॉइंट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। फाइनली हमारे पास हाइकन एशी है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसको आपको साइकोलॉजिकली आप उस पर सस्टेन रहते हैं, साइकोलॉजिकली आपके इमोशन मौजूद नहीं होते, एंड स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर रेड कलर आप उसको जो है वो ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ एग्जीक्यूशन, द लोअर टाइम फ्रेम शुड नेवर ओवरराइड द हायर टाइम फ्रेम, हमने पिछली साइड में भी देखा, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। इसकी वजह से हमें अपने मेन रूल को चेंज नहीं करना। इट इज डिजाइन टू रिफाइन द डिसीजन, नॉट टू रिप्लेस द डिसीजन। ऐसा नहीं हो गया कि इन इन कैंडलस्टिक्स या इन टाइप ऑफ चार्ट्स की वजह से हम अपने इनिशियल कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इफ द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट शोज अ बुलिश सेटअप ब्यूटीफुली, बट द हायर टाइम फ्रेम इज heavily bearish, then the macro tide will almost always crush to the micro setup। हमने जो भी ग्लोबल ट्रेंड बना के रखा हुआ है वो फाइनली हमारे पास डोमिनेट कर रहा होगा, हमने पहले भी बताया। और इन छोटी छोटी नॉइज की वजह से, हमने माइक्रो ट्रेंड्स की वजह से इस अपने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। अगेन हम अपने सेटअप को बनाएंगे और उन सेटअप पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ध्यान में रहे कि हायर टाइम फ्रेम की हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द टैप प्रिंसिपल, higher time frame give context,
trading setup is taken care by the lower time frame. Then finally we will go towards the actual trade at the lowest time frame. तो ये हमने अपने एग्जीक्यूशन सेटअप में हमेशा आइडेंटिफाई करके रखना है, हमने इसी को फॉलो करना है। द चार्ट टाइप चेंजेस हाउ यू सी द प्राइस, बट मार्केट स्ट्रक्चर गिव्स इट मीनिंग। मार्केट स्ट्रक्चर कभी भी हमारा वायलेट नहीं होना चाहिए, हम मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमेशा अपने आप को डोमिनेट करते रहें। नेवर मिस्टेक द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ द ऑर्डर फ्लो। ऐसा नहीं होगा कि हम चार्ट्स की वजह से जो है वो अपने ट्रेंड को भूलना शुरू करेंगे। तभी अगर आप लोगों ने देखा, मैंने दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने जो इनिशियली आप लोगों के सामने जिक्र किया है कि जो ट्रेंड्स बनाना है या मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो सारा का सारा लाइन चार्ट पे हमने डेवलप किया ताकि हम उस नॉइस के का शिकार ना हो जाए जो यूजुअली हमारे पास मौजूद होता है। अगेन हम अपने कैंडलस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अगर क्विकली आप लोग बताएं, अभी तक सारी चीजें सही चल रही हैं? कुछ ब्रेक, मतलब 1-2 मिनट का अगर हमें क्वेश्चन आंसर लेना है यहाँ तक के लिए तो थोड़ा सा ले सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं ताकि फिर हम डिटेल सेक्शन में जाए। एड्रेस कर दे क्वेश्चंस के लिए, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो। तैमूर भाई, अगर जो टाइप हो गए क्वेश्चन है उनमें से क्विकली अगर देख लें, मीनवाइल अगर कोई वो माइक ओपन करके करना चाह रहा है तो जल्दी से बता दें, फिर हम इस पे चलेंगे। जो Q&A में जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें फैसल भाई का क्वेश्चन था कि ट्रेड क्लोज करना ही मेन प्रॉब्लम है, तो उनको रिप्लाई मिल गया है इसका। साउंड डबल हो रही है। स्लाइड्स तो माशाल्लाह काफी डिटेल थी इसमें, तो थोड़ा सा परेशान है। डिफिकल्ट भी हो रहा था कि क्योंकि आप जूम करके दिखा रहे थे एक एक पोर्शन को, तो फुल स्लाइड व्यू बड़ा कम नजर आया। तो आप इंशाल्लाह परेशान ना हो, इसमें कोशिश करते हैं स्लाइड कि के डिटेल जो थ्योरी आपने ऐड की है उनको देखें किस तरह से है। तो क्वेश्चन अभी इसमें यह था मेरा कि जो टाइम फ्रेम आपने आइडेंटिफाई बताया वो किस तरह से, मतलब कि 1 आवर डिसाइड पे करना, अगर हमने प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू करना है ट्रेड को 1 आवर पे, डे पे, वीकली पे या मंथ पे करना है। अगर आपने कभी लॉन्ग आपने जाना है तो आपको वीकली या मंथली आपको देखना होगा। तो इसको टाइम फ्रेम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, अगर पहली स्पेसिफिक बात तो ये कि अभी अगर आप हमने इन चार्ट पे सारी बता दें तो वो आई थिंक ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फैसल भाई, आप मौजूद है ना शुरू से? आप देखें ना, उसके अंदर प्रोफाइल शेयर की हुई है ना, कुद्दूस भाई ने ट्रेडर्स की प्रोफाइल शेयर की थी कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, तो उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे ना। ये देखिए स्लाइड में जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे कंपेयर टू द स्कैल्पर। तो जितना हम राइट पे जाते जाएंगे ये एक्सट्रीम होता जाएगा, यानी जो आपका टाइम फ्रेम है वो कम से कम होता जाएगा और स्पीड जो है बढ़ती जाएगी ट्रेड की। सही। यही चीज रिपीट होती जाएगी। अगर ये प्रोफाइल आप देख लें कि आप किस तरह से कितना टाइम दे सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में, सेटअप बनाने में और एग्जीक्यूशन के अंदर, उसके हिसाब से जो है फिर मतलब आपकी प्रोफाइल होगी। और हमने यही रिकमेंड किया है कि बिगनर्स जो है वो अभी हायर टाइम फ्रेम पे जाएं, यानी वो लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स लें ताकि उनको चीजें समझ में आए। अगर इस इंट्राडे या स्कैल्पिंग करना शुरू कर देंगे बिगिनिंग से तो काफी प्रॉब्लम होती है, हाथ जलाने वाली बात। सही सही। अच्छा, इसी टाइम फ्रेम से रिलेटेड कुतूस भाई या क्वेश्चन था कि अब जैसे हम ये जो यहाँ पे मैं बात करता हूँ डे 1, अब मैं क्या मतलब मैं क्या देखूंगा कि मैं 1 डे की उसकी पूरी ट्रेंड को देखूंगा और डिसीजन नेक्स्ट मैं उसकी बेसिस पे लूंगा, यानी कि मैं एक दिन की एक्टिविटी को देखकर अपना नेक्स्ट डिसीजन लूंगा। और इसी तरह हम जब नीचे स्कैल्पिंग पे या ट्रेडिंग पे, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चाह रहा हूँ क्या M15 का मतलब अगर मैं 15 मिनट उसको उसके ट्रेंड को देखूंगा और उसके बाद डिसीजन लूंगा, मतलब टाइम फ्रेम से वो ये मतलब लेते हैं हम यहाँ। अच्छा, मैं एक चीज, मुझे एक तो नाम सामने नहीं आ रहा है कौन बात कर रहा है। अवैस कुद्दूस भाई, अवैस बात कर। अवैस भाई, अच्छा अवैस भाई का एक बात ये ध्यान में रखें और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को अभी अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे हर सेशन अगले सेशन से कनेक्टेड होता है। तो आपने ये महसूस किया होगा कि लास्ट सेशन में हमने कुछ चीजें आप लोगों के सामने एक प्रेजेंट की हैं। समहाउ वो हाफ कुक फॉर्मेट में होती है, लेकिन उसकी
जब तक यानी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं होगी ना, तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही आपने, आई बिलीव हम इस सेशन में हमने उन चीज़ों को प्रैक्टिस के बाद देखा है, तो वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सेम गोज हियर, यहाँ पर अभी हमने एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, और उस कॉन्सेप्ट के पीछे थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश की है, कुछ उसकी यूज केसेस बताए हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस बताई हैं, या कुछ उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। अब होगी कैसे वो, किस 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 वजह से उसको कैसे यूज करना है, वो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी हमने ट्रेडिंग जो है वो उस पर करना शुरू कर दी, बट यस ऐसा होगा। तो आई होप ये आंसर कर देगा। आपको आंसर मिल गया। एक जवाब और भी पिछले क्वेश्चन का ये था कि हमारे पास स्लाइड में कंटेंट ज़्यादा है। डेफिनेटली आई नो कि स्लाइड में कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग हैंडबुक चेक करें तो हैंडबुक में अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई हुई हैं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग फोकस करें जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ों की ना रखने की वजह ये तो रखी है कि भाई आप लोगों को के अटेंशन मौजूद हो, लेकिन रिसोर्सेज उसके लिए आपको कभी भी जो है वो इंशाल्लाह शिकायत नहीं होगी, तो इसके लिए परेशान ना हो सारी चीज़ें। जी क्विकली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगर किसी का क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। Q&A के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं इसी डिस्कशन में ही। अगर डॉक्टर किसी का कामरान कोई अब्बास क्वेश्चन है, का जल्दी जल्दी जल्दी, अगर किसी को वॉइस माइक खोल के है क्वेश्चन, तो इतनी देर में मैं चाय की 2 चुस्कियां ले लूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछो पॉइंट पूछो, एंड रुकने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट एंड फिगर जो यूज करते हैं, गोल गोल सर्कल जो हम डिफरेंट चार्ट्स में देखते हैं, अब वो कैंडल टाइप है या वो एक टूल है या वो इंडिकेटर है? इस तरह कहाँ आपने वो कहाँ लाइन चार्ट दिखाया, आपने ये कैंडल स्टिक दिखाए, आपने बार चार्ट दिखाया, पॉइंट एंड फिगर भी एक लोग यूज करते हैं। पॉइंट एंड फिगर? वो क्या, उसको वो गोल गोल सर्कल्स होते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, एक रेड होता है और एक। आप डिस्कॉर्ड पर मौजूद होंगे ना, तो डिस्कॉर्ड पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कराएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, उस पर कराएंगे, अगर कुछ भी होगा तो हम आपसे सीख लेंगे इंशाल्लाह कोई नई चीज, और वरना अगर कोई क्लियरिफिकेशन होगी तो जो हमें पता होगा वो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। मैं गलत हूँगा। मैं ना दोबारा उसको देखता हूँ तो फिर मैं आप इधर ना, मैं डिस्कॉर्ड पे या इधर मेंशन करूंगा, स्क्रीनशॉट जी जी भेजूंगा मैं। इंशाल्लाह आपको शेयर कराएंगे। थैंक यू। चले जी, अभी अपने माइक म्यूट कर लें, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं 21:34, यानी हमारे पास आधा घंटा और है। 10 o'clock तक हम अपने लेक्चर को फिनिश करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा इसको इंशाल्लाह समराइज करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। हमने अभी पिछले स्क्रीन में ये चेक किया है कि हमारे पास टाइप ऑफ चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट है, और इसमें इंफॉर्मेशन भी सबसे ज़्यादा होती है, और यूज़ भी हम सबसे ज़्यादा करेंगे। इस कैंडलस्टिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एक कैंडल होता है, और उस कैंडल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको थोड़ा सा जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करना, फुल को ले जाओ। चलो भैया, चलो। अच्छा जी, हमारे पास कैंडलस्टिक में मौजूद है, ये एक कैंडलस्टिक की टिपिकल फॉर्मेट है। इस कैंडलस्टिक के अंदर अगर आप चेक करें तो हमारे पास एक पोर्शन है जो कि ये बॉडी कहलाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये लो फिर बेटा, ले जाओ उसको। वहाँ से लो। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, हमारे पास जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक के 2 मेजर पार्ट होता है। एक होता है इसकी बॉडी, और दूसरा होता है ये विक। बॉडी में 4 पोर्शंस होंगे, वो अभी हम उसको देख लेंगे। विक्स हमारे पास एक लोअर विक होती है और एक अपर विक होती है। ये जो आपको लाइन नजर आ रहा है ये विक कहलाता है। ये बॉटम पे जो नजर आ रहा है ये लोअर विक है, जो आप ऊपर की तरफ है उसको हायर अपर विक कहेंगे। अच्छा, इस पूरे पोर्शन को बॉडी कहते हैं हम। ये बॉडी का साइज डिफरेंट हो सकता है, टोटल कैंडल का साइज डिफरेंट हो सकता है, ये सब चीजें
अलग अलग होंगी और उन सारी चीज़ों की बेसिस पे उनके फिर डिफरेंट नाम रखे जाते हैं और उसके पीछे एक स्टोरी होती है जो कि हम इंशाल्लाह डेवलप करने की कोशिश करें। बट इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो ये है कि इसमें एक पॉइंट होता है ओपन, कि उस डे के अंदर प्राइस यानी मार्केट कितने प्राइस पर ओपन हुई। एक पॉइंट होता है लो, कि उस डे प्राइस ओपन तो हुई एक पॉइंट पर, लेकिन उस पॉइंट से नीचे भी गई और किसी भी डायरेक्शन में मूव करती रही तो वो लोएस्ट पॉइंट होगा। फाइनली एक प्राइस अप होते 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 एक हाईएस्ट पॉइंट पर गई, उस पॉइंट को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और जिस टाइम पर मार्केट क्लोज हुई है तो वो पॉइंट भी आइडेंटिफाई किया जाता है। OHLC, ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज। तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो इजी हो गया, हाई और लो ये भी इजी हो गया। इन दोनों की डिफरेंस की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स डेवलप होती है कैंडल्स की और उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है। फिलहाल हमने सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है। जिन्होंने पहले कभी इस कैंडलस्टिक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा वो मुझे जरूर रिएक्शन करके बता दें कि भाई ये बात समझ में आ गई, हम उसकी बेसिस पे फिर आगे मजीद डिटेल में जाते हैं। आप इसको देखें, इस वक्त हमारे पास दो टाइप के कैंडलस्टिक्स मौजूद है, एक ग्रीन कलर की मौजूद है और एक रेड कलर की मौजूद है। जो ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक्स मौजूद हैं, डेफिनेटली आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि हम जो है वो कलर की कोई सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हम उस पे कलर दिया हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि ये बुलिश कैंडल है। बुल का मतलब क्या हुआ, द प्राइस इज गोइंग अप। अच्छा, बुल क्यों कहते हैं इसको, ये भी एक जरा समझ लें कि बुल की प्रॉपर्टी क्या होती है। बुल जो है वो अगर बुल के सामने जाए तो बुल पुश करता है अप की तरफ, और बियर इसको क्यों कहते हैं, बियर क्या करता है, अगर बियर की तरफ जाए तो बियर जो है वो पंजा मारता है नीचे की तरफ। तो इसलिए जब भी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे होंगे इट इज अ बुलिश सेटअप या बुल कहेंगे उसको, और जब भी हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो इट इज अ बियरिश सेटअप, तो ये बियर की बात करेंगे। अब कैंडल स्टिक में हम बुल और बियर को कैसे देखेंगे। एक कैंडल स्टिक में ओपनिंग प्राइस यहाँ पर हुई, उस डे पे ओपनिंग यहाँ पर हुई और पूरे दिन ट्रेडिंग होती रही। इस ट्रेडिंग के दौरान प्राइस नीचे गई एक पॉइंट पर, वो लोएस्ट पॉइंट था उसका। फाइनली इसने प्राइस को ब्रेक किया और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, और जिस दिन उस डे की क्लोजिंग हुई तो वो उस हमारे जो ओपनिंग प्राइस है उससे ऊपर जाकर क्लोज हुई। तो ये ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। ये कैंडल स्टिक हमें बुलिश ट्रेंड शो कर रही है उस डे के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए। हम इसको इसकी 4 पॉइंट्स की बेसिस पे, बेसिकली ओपन और क्लोज की बेसिस पे हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर क्लोज जो है वो ओपन से ऊपर की तरफ है तो इट इज अ बुलिश सिग्नल, और अगर यहाँ पर जब हम बेरिश की बात कर रहे हैं तो ओपन जिस पॉइंट पर हुआ था उससे नीचे की तरफ अगर क्लोज हुआ है तो इट इज अ बेरिश सिग्नल। आई होप मैंने उल्टा नहीं कहा हो। बहरहाल आसानी ये है कि जब मार्केट गिर रही होगी तो इट इज नॉट मार्केट, उस डे की मार्केट, तो ये प्राइस अगर नीचे की तरफ जा रही होगी, उस डे पे क्लोज होगी नीचे की तरफ, तो ये रेड कैंडल कहलाएगी, दैट इज अ बेरिश कैंडल। अगेन बुलिश कैंडल में क्लोज is greater than the open price, bearish में open is greater than, close is less than the opening price। इसकी स्टोरी सीधी सीधी ये है कि उस दिन बायर ने जो है वो बायर्स एंड सेलर्स की थोड़ी बहुत जो भी डिस्कशन होती रही या जो भी उनकी फाइटिंग होती रही, फाइनली बायर्स विन, उन्होंने प्राइस को अपने जो ओपनिंग प्राइस थे उससे ऊपर की तरफ क्लोज किया। बेयरिश में भी इसका ऑपोजिट होगा, जिस प्राइस पे स्टार्ट हुई थी उस प्राइस पे वो सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे फाइनली जाके जो है वो उस लोएस्ट प्राइस पे क्लोज हो गई। अगेन ओपन हुआ था एक पर्टिकुलर प्राइस पे, हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर लोएस्ट पॉइंट पे गया, या जो भी है ऊपर नीचे करके फाइनली क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ थी तो इट इज अ बुलिश, अगर नीचे की तरफ थी तो इट इज अ बेयरिश। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई सो फार। अगेन विक शोज अटेम्प्ट्स, क्लोज शो एक्सेप्टेंस, ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस भी इन्हीं की बेसिस पे आइडेंटिफाई होंगी। ये मैं इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियरली दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको जूम कर लिया है क्या? नो, इट इज नॉट जूम। अच्छा जी, एक कैंडल की एनाटॉमी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं।
मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, फिर उसके बाद वापस आता हूँ। तो इसको देखने की कोशिश करें जरा, उसी बात को थोड़ा सा लाइन चार्ट में हम देखते हैं। एक कैंडल स्टिक मौजूद थी, उस वक्त डेली की प्राइस इस प्राइस पर ओपन हुई, और प्राइस क्या हुआ, पहले एक लोएस्ट पॉइंट पर गई, उसको उसने आइडेंटिफाई कर दिया, उस लोएस्ट पॉइंट से फाइनली वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर गई, उसको इसने आइडेंटिफाई कर दिया, और उस प्राइस को वो क्लोज कर दिया। तो अगर इसकी स्टोरी को मैं एक्सपैंड करूं तो आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्टोरी डेवलप हो रही है। उस पूरी स्टोरी को कैंडल स्टिक के अंदर हम समराइज कर सकते हैं। ये इतना बड़ा फायदा है कि इस पूरी लंबी स्टोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कैंडल स्टिक इनफ होती है। जब हम इसको एक दो दफा करना शुरू हो जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक छोटी सी कैंडल स्टिक के अंदर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो आई होप ये क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक डे पे एक कैंडल होगा, लेकिन अगर हम उस डेली के अंदर इंडिविजुअल टाइम फ्रेम को देखेंगे तो एक से ज्यादा होगा, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अच्छा जी, आई होप ये बुलिश कैंडल की एग्जांपल सबको क्लियर हो गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिस में हम चीजें देखना शुरू होंगे। मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये कैंडल की बॉडी, इसका साइज, विड्थ, उसका साइज, अप या डाउन, इन सब चीजों का साइज, ये सब चीजें डिफरेंट होंगी। उन सब की बेसिस पे हम कुछ एक मेथोडोलॉजी या कुछ और स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछली स्लाइड के अंदर इसकी स्टोरी को लाइन चार्ट में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड में उसी स्टोरी को हम कैंडल स्टिक्स में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये इसकी कलर को भूल जाइए फिलहाल, मैं जानबूझ कर इसको आइडेंटिफाई इस तरीके से किया है ताकि आपकी तरफ नजर कलर्स की तरफ ना जाना शुरू हो। बट आप ये नोट करें कि इस कैंडल के अंदर पूरे दिन स्टोरी चलती रही। ओपनिंग एक प्राइस पर हुई, उस प्राइस वो लोएस्ट पॉइंट को हिट किया, और ये इन हर एक पॉइंट पे, ये लेट्स सपोज ये एक वीकली कैंडल थी, उस वीकली कैंडल के अंदर ये डेली 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 ये सारे डे की कैंडल मौजूद थी। ऑल्दो ये वीकली नहीं हो सकते, डेफिनेटली मंथली होगा, क्योंकि एक वीक के अंदर ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये एक मंथ की लेट्स सपोज है, तो इतनी ज्यादा कैंडल स्टिक्स होंगी, यानी 30 डेज की होंगी, तब जाके एक मंथ बनेगा। बट पॉइंट ये है कि एक कैंडल स्टिक के पीछे इतनी सारी स्टोरीज मौजूद होती हैं और वो फाइनली मर्ज होकर एक कैंडल स्टिक बन जाती है। तो अ डेली कैंडल समराइज द डेली डेज बैटल, उस डे की क्या फाइटिंग हुई और फाइनली कौन किसने विन किया। बायर्स विन करे विच इज बुलिश, सेलर्स विन करे विच इज बेयरिश, कैंडल स्टिक। द इंट्राडे चार्ट एक्सप्लेन्स द पाथ। हम ये पीछे भी देख चुके हैं पिछले चार्ट बेसिस में कि किस डायरेक्शन में जा रही है उस डे की मूवमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें आइडेंटिफाई हो गया किस डायरेक्शन में जा रही है। अ डेली पुल बैक इज ऑफन जस्ट अ सेकेंडरी मूव इनसाइड अ वीकली अप ट्रेंड। यानी अगर मैं इसको लेट सपोज वीकली आइडेंटिफाई करूँ तो ये डेली पुल बैक, ये जो पॉइंट है, ये इसको पुल बैक कहेंगे। यानी एक चीज आप टर्मिनोलॉजी से भी अंदाजा हो रहा है पुल बैक हम किसको कह रहे होते हैं। इसने इसको खींच के नीचे की तरफ किया, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, विद इन अ वीकली अप ट्रेंड एक डेली जो है वो ये एक पुल बैक कर रहा है। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना होगा, हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे इन कैंडल स्टिक्स की बेसिस पे। नाइदर इज रॉन्ग, ये भी हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हर ट्रेंड में चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या माइनर हो, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, हर की आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगी। दे आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेम ट्रुथ, ये हम पीछे भी पिछली साइड में भी देख चुके हैं। अगेन ये कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, इस कैंडल स्टिक के दौरान अंदर पूरी स्टोरी चल रही है। ओपनिंग कहाँ हुई, लोएस्ट पॉइंट क्या था, फिर उसने हाईएस्ट पॉइंट क्या किया, फाइनली क्लोजिंग यहाँ पर। तो ये एक कैंडल स्टिक की पूरी स्टोरी की है। लोअर टाइम फ्रेम डिटेल शुड एक्सप्लेन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, इट शुड नॉट इरेज इट, जो हम बार बार पिछली स्लाइड से जिक्र कर रहे हैं। ये हम देख चुके हैं बुलिश कैंडल स्टिक की एक एग्जांपल, एक ओपनिंग हुई, उस प्राइस पे थोड़ा सा जब भी मूव होता रहा, लोएस्ट प्राइस की तरफ गई, फिर हाई गए और फाइनली इसने क्लोज किया। ये हमारे पास बेयरिश कैंडल स्टिक की एक एग्जांपल है, एक प्राइस पर ओपन हुई, हाईएस्ट पॉइंट पर गई, फिर लोएस्ट पॉइंट पर गई, फाइनली क्लोज ओपन से नीचे किया, देन इट इज अ बेयरिश कैंडल स्टिक। आई होप ये क्लियर है सबको, प्लीज सब बता दें क्लियर है। चलें अगेन सेम थिंग डिफरेंट स्टोरी, सेम थिंग डिफरेंट स्टोरी। बेयरिश कैंडल स्टिक हमारे पास, दिस इज अ बॉडी, हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ओपन और क्लोज के दरमियान का जो पोर्शन होता है, इट इज अ बॉडी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको इंशाल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों के पास मौजूद होंगी, बट इसको थोड़ा सा फोकस करें। एंड अगेन एक चीज मैं इसमें मुझे बीच में जिक्र करना जरूरी हो गया है
पिछले सेशंस में भी शायद हमने या बैठक सेशंस के अंदर ये आइडेंटिफाई हुआ था, जब तक हम अभी एटलीस्ट हम अपनी ये जर्नी चला रहे हैं टैब की, इससे बेहतर कंटेंट मौजूद होगा शायद यूट्यूब पे, या बेहतर स्टाइल से डेवलप किया हुआ होगा। अगर हम अभी इस वक्त सिर्फ इस कंटेंट पे फोकस कर लेंगे और बाकी उसी टॉपिक को किसी और जगह पे यानी उससे बेनिफिट हासिल करने की ना कोशिश करें, थोड़े दिनों के लिए पॉज कर लें, तो उससे फायदा ये होगा कि हम एक डायरेक्शन में और एक ही लैंग्वेज पे चलना शुरू हो जाए। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें किसी को दूसरी की अंडरस्टैंड करना आसान हो रही होती है, या किसी को उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही होती है, तो थोड़े दिन के लिए पॉज कर लें। जब आपने इतने सालों में और इतने महीनों में या पहले कभी जो है वो इन चीजों को नहीं देखा, तो थोड़े दिन के लिए और उसको पॉज कर लें। जब हम इस सेशन को खत्म कर चुके होंगे या बीच में एटलीस्ट एक अच्छे लेवल पर जा चुके होंगे, तो फिर उसके बाद अब आप जिक्र कर सकते हैं, मैं इस चैनल को देख रहा हूँ या मैं इसको देख रहा हूँ, तो क्या मैं इसको देख लूँ। इसका नुकसान ये होगा, देखिए ये बात नहीं है कि किसी की आइडेंटिफिकेशन से मैं मना कर रहा हूँ, मुझसे पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे इसको बड़ा प्रोफेशनली इसको कर रहे होंगे। हमने कोई यहाँ पर जो है वो कोई इस लेवल पे चीजें आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की है कि जिसकी वजह से हम ये कहना शुरू हो जाए कि हमसे बेहतर कंटेंट कोई नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये फोकस होके इस पे हम अभी जो जिस पैटर्न को लेकर चल रहे हैं उस पे काम कर लेंगे, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अगर उसको फॉलो नहीं किया, तो छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से वो मिक्सचर होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और फिर जो हम चाह रहे हैं वो भी पूरा नहीं होगा। तो एक छोटा सा इस चीज पे ट्रस्ट कर लें कि मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें आप लोगों को बताने की है, जिस स्टेज पर बताने की है, मैं इंशाल्लाह उसी स्टेज पर बताऊंगा। कुछ चीजों की प्रैक्टिस है, एंड आई बिलीव आप लोगों को शायद पिछली कुछ एक्सरसाइज ये अंदाजा हो गया होगा कि जिन चीजों को मैंने मना किया था उसके पीछे एक रीजन था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कंफ्यूजन फ्री स्टेप बाय स्टेप बढ़ना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उन चीजों की वैल्यू नहीं है, उन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वो चीजें हम करेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने अभी हमारे पिछले डाउट थ्योरी और उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करे थे, करे भी सही थे। बहुत सारों ने जो है वो कैंडलस्टिक पे मार्किंग की थी, कोई उसमें इनकार नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने लाइन चार्ट पर लेकर आया था उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट था कि हम इन चीजों को पहले फोकस कर लें, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करें। तो आई होप ये छोटा सा मजीद भाषण जो है वो आप लोग इसको टॉलरेट कर लेंगे और हम उसी हिसाब से चलना शुरू करेंगे। अच्छा जी, बुलिश कैंडलस्टिक ओपन और क्लोज के दरमियान जो है वो बॉडी है, ये ऊपर हायर विक है, ये लोअर विक है। फाइनली इस पे क्या हुआ, बायर्स ने कंट्रोल किया है, इन्होंने प्राइस को पुश करके अप की तरफ लेकर गए। इसके पीछे स्टोरी क्या है, सेशन स्टार्ट हुआ, बायर्स एंड सेलर्स स्टार्ट एट द ओपनिंग प्राइस, सेलर्स टेक कंट्रोल, सेलर्स पुश प्राइस डाउन एंड टेक कंट्रोल। देखिए क्या हुआ, प्राइस इस पॉइंट पे हुई ओपन, सेलर ने कंट्रोल किया और यहाँ पे लेकर चली गई। लेकिन जब यहाँ पर पहुंची तो इसके बाद दोबारा बायर्स आ गए, इन बायर्स ने दोबारा फाइट बैक किया और फाइनली वो करते 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 कहाँ लेकर चले गए, हाई प्राइस तक लेकर गए। लेकिन यहाँ पर जब ये हाई प्राइस पर पहुंचे, यहाँ पर कुछ और सेलर्स मौजूद थे, उन्होंने सेलर्स प्राइस को पुश किया पुश करते 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 फाइनली प्राइस एक लेवल पर आकर रुक गई और यहाँ पर डे एंड हो गया। ये प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी, ऑल्दो हाईएस्ट प्राइस से कम थी लेकिन ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी, विच मीन्स ओवरऑल उस दिन की हम अगर बात करेंगे तो उस दिन बायर्स ने विन कर लिया, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस डे की प्राइस को पुश करके अप साइड पे लेकर चले। तो आई होप इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये रिपीटेशन हो रही है तो प्लीज उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लें, लेकिन जब ये हजम हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर आसानी होगी। मार्केट साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में फेयर भी है, वीकनेस भी है। सेलर्स ने जो है वो प्राइस को लोअर जब ये ओपन से लो की तरफ जा रहा था इधर पुश किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, इन्होंने बायर्स ने फाइट की, बैटल हुई और वो ऊपर की तरफ उन्होंने इन छोटे लेवल को डिफेंड करना शुरू किया और उसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर चले गए। और हुआ क्या, जब उस दिन की क्लोजिंग हुई तो बायर्स का फुल कंट्रोल था। हमने अभी यही बात की ना कि उस दिन की कंट्रोल बायर्स के पास था। व्हाट इट मीन्स, बायर्स आर इन कंट्रोल, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का ही गेन है। हमने पहले सेशन में या शुरू के सेशन में बात की थी कि हम जब डाउ थ्योरी में भी बात कर रहे थे कि अप डाउन व्हाट डज इट मीन, कि बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग है और उसमें बायर्स का कंट्रोल कब हो गया, जब बायर्स ने प्राइस को ओपन से हाई लेवल पर क्लोज कर दिया। तो बायर्स आर इन कंट्रोल, डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई एंड पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। पोटेंशियल याद रखिएगा, पोटेंशियल
green candle does not mean it is a guaranteed upside, but yes, it has a good potential to continue the uptrend. Things to watch next. एक ग्रीन कैंडल बन गया तो हमने क्या देखना है, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, वो कंफर्मेशन जरूरी है. अगर एक दिन प्राइस अप हुई, दूसरे दिन भी प्राइस अप हो रही है, इट मींस के बायर्स आर इन कंट्रोल. एक हाई है, उसको ब्रेक करना जरूरी है. स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है. अगेन हम पिछले सेशन में देख चुके हैं वॉल्यूम को, बट ये ध्यान में रहे कि हमने वॉल्यूम को भी देखना. की टेक अवे, अ बुलिश कैंडल शोज स्ट्रेंथ, डिमांड एंड बायर्स डोमिनेंस. सेलर्स पुश इट डाउन, बायर्स पुश इट बैक अप एंड क्लोज हायर, बायर्स वांट द बेटर. ये आज की समरी है हमारे बुलिश की. अगेन बेयरिश की मैं आपके सामने दोबारा जिक्र कर देता हूँ, आप इसको चाहे तो अभी देख लें, चाहे हम इसको बाद में देख लेंगे कभी. यानी ये समरी है, हम इसकी कुछ ना कुछ चीजें इंशाल्लाह शेयर करना शुरू करें. तो सिंपल है, बायर्स ने प्राइस ओपन, यानी जिस दिन प्राइस सेशन स्टार्ट हुआ, बायर्स एंड सेलर्स दोनों मार्केट में मौजूद थे, एक प्राइस पर ओपन हुआ. सेलर्स ने कंट्रोल किया मार्केट, नॉट सेलर्स, मेरा ख्याल है बायर्स ने पहले वो किया और प्राइस को हाई लेकर चले. क्या हुआ, फिर प्राइस जो वो इस पॉइंट पर सस्टेन नहीं कर पाए और फिर ये नीचे आना शुरू हो गए. अगेन बैटल हुई, फाइनली जो प्राइस जो वो क्लोज हुई किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से ओपनिंग हुई थी उससे लोअर पॉइंट पे हुई क्लोजिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स आर इन कंट्रोल. अगेन बेयरिश कैंडल शोज वीकनेस, सप्लाई एंड सेलर डोमिनेंस. ये सारी की सारी एक स्टोरी इसके अंदर मौजूद है. आई होप ये चीज अभी तक क्लियर है. बार बार जो है वो मैं रिपीटिशन कर रहा हूँ, बट ये स्टोरी जो है वो डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल या कैंडल की विक या बॉडी, इन सब चीजों को देखना मतलब इसकी वजह से कंफ्यूजन होगी अगर स्टोरी उसके पीछे मौजूद नहीं होगी. इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने सिर्फ अभी आपके सामने शो किया है, इसकी डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे. हम अगले सेशंस में किसी और टाइम पे इसको डेप्थ में जाके देखेंगे. बट ये शो करने का सिर्फ पर्पस क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप की कैंडल्स की वजह से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. सबसे हाईएस्ट, सबसे बेस्ट ये हमारे पास बुलिश मारुबोजू कैंडल है. नाम भी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद हो जाएंगे. लेकिन आप इसमें ये चेक करें कि इसमें टोटल बायर कंट्रोल में है. क्यों, बायर ने स्टार्ट ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है हमारे पास, और क्या हुआ फाइनली डे पे, उस डे में क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट पे हुई. ना उसने कोई विक दी अपर, ना इसने कोई डाउन विक दी. तो मतलब कंप्लीटली जो है वो कंट्रोल किसके पास रहा, उस दिन बायर्स के पास कंट्रोल रहा. तो ये सबसे बेस्ट बुलिश कैंडलस्टिक मौजूद होगी. अच्छा ये बात ध्यान में रहे कि हम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन होती हैं. तो ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी विक नीचे लगी हुई हो, छोटी मोटी विक ऊपर लगी हुई हो, तो उसको भी हम ऐसे ही मारुबोजू का कुछ भाई बहन कह सकते हैं. बट जनरली हमने जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल देखनी होती है. नेक्स्ट हमारे पास हैमर कैंडलस्टिक है. इस हैमर के अंदर भी ओवरऑल अगर आप नेक्स्ट चेक करें, ओपनिंग इस पॉइंट पर हुई, कुछ नीचे आया, लेकिन फाइनली प्राइस इधर चली गई. फाइनली प्राइस कहाँ हुई, अबव द ओपनिंग, उस दिन की प्राइस क्लोज हुई. सेम गोज बुलिश स्पिनिंग टॉप. इसमें क्या हुआ है हमारे पास, अच्छा एक ये बात चेक करें कि हमारे पास, अच्छा ये रिवर्स में बना हुआ है आई बिलीव, हाँ ये इनकरेक्ट है, ये मैं किसी और वक्त इसको आपको सही करके बता दूंगा. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश ये है और सबसे लोएस्ट यानी जो हमारे पास है ये डोजी कैंडल हो गया, इनडिसीजन हो गया. तो ये मेरे ख्याल में बस नेक्स्ट स्लाइड में आई बिलीव जरा सा क्लियर होगा. हाँ ये हमारे पास है. अगर आप ये चेक करें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, फिर ये उसके बाद है, फिर ये बुलिश है हमारे. फाइनली रिवर्स में रेड कैंडल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी. इसकी स्क्रीन कुछ ना कुछ स्लाइड में टाइप ऑफ कैंडल जी इसको अपलोड कर देंगे. तो ये जो हमारे पास बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक है, इसमें स्टोरी क्या होगी, प्राइस स्टार्ट हुई और उस दिन बायर मौजूद ही नहीं रहे या बायर ने कंट्रोल ही नहीं कर सके, फाइनली ठक करके जाके प्राइस नीचे जाके क्लोज हुई. तो इसकी बेसिस पे हमने स्टोरी फाइंड आउट करनी है हर कैंडलस्टिक की, और इस कैंडलस्टिक की स्टोरी की बेसिस पे हम इंशाल्लाह अपनी ट्रेड को प्लान करना शुरू करें. तो इसको थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि हमने इन टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स को देखना है, उसकी स्टोरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई की है. आप लोग अगर देख रहे हैं, इसको कोशिश ये करना है कि हमने इस टाइप की स्टोरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है हर उसमें, हर टाइप की कैंडलस्टिक के अंदर.
इसमें से हर टाइप की कैंडलस्टिक के अंदर की स्टोरी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, और वो हमने उस बेसिकली असाइनमेंट भी हमारा इस दफा इसी चीज का ही है कि जो टाइप ऑफ कैंडलस्टिक है उसकी स्टोरी लाइन डेवलप करनी है। कुछ एग्जांपल्स हम अभी देख लेंगे इंशाल्लाह, और हमारे पास क्या चीज मौजूद होगा, इसके पीछे स्टोरी क्या डेवलप होगी वो हमने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये कुछ साइड लाइंस हैं, मैं इसको कोशिश करूंगा थोड़े आसान अल्फाज में बताने की। इस पे कलर्स में मत जाइएगा, अभी हम इसको डिफरेंट कलर्स इसको यूज कर रहे हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडल स्टिक्स पे ही है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चेक करें, एक कैंडल स्टिक मौजूद है जो कि अब आपको पता हो जाएगा, उसका नाम है मारुबुजू, जो कि फुल ग्रीन कैंडल है या फुल रेड कैंडल है, जो भी कैंडल है, इसीलिए इसको ना रेड बनाया, इसको ना ग्रीन बनाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर लेट्स सपोज ये ग्रीन कैंडल होती तो ओपन से लेकर क्लोज तक फुल टाइम प्रेशर डेवलप रहा। आप ये चेक करें, एक ही डायरेक्शन में प्रेशर रहा, जिसकी वजह से अगर मैं ग्रीन कैंडल होगा तो बायर्स का प्रेशर रहा और उन्होंने सेलर्स को बिल्कुल आने नहीं दिया, और अगर ये रेड कैंडल है तो सेलर्स का प्रेशर रहा, उन्होंने इसको बिल्कुल आने नहीं दिया। तो आई होप ये स्टोरी क्लियर होगी कि ये कैंडल स्टिक वन साइडेड प्रेशर बता रही है। ठीक है भाई, इसके अगेंस्ट यहां पर अगर आप चेक करें, मैं थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम करता हूं कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम करें कि ये ग्रीन कैंडल है। इस दिन क्या हुआ, ओपनिंग यहां हुई, ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होगा, ओपनिंग इस पॉइंट पर होगी। मैं इसको एक काम करता हूं कि इसको कलर पेन यूज करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग हमारे पास यहां पर होगी, मैं इसको कलर भी चेंज कर लूंगा, चलिए इट्स ओके। ओपनिंग हमारे पास यहां पर होगी, प्राइस चलती रही चलती रही चलती रही, ऊपर चलती रही चलती रही, लेकिन फाइनली क्या हुआ, उस दिन प्राइस ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, लेकिन हुआ क्या, एकदम से सेलर्स आए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाके फाइनली इस पॉइंट पर लेकर आ गए, जो कि ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस से थोड़ी सी ऊपर थी। तो ये डे क्लोज तो ग्रीन पर हो गया, लेकिन अगर आप स्टोरी चेक करें, इस स्टोरी में ये बता रहे हैं कि बायर्स की यानी जो डोमिनेंस थी वो ऑलरेडी उसमें जो है वो तोड़ चुका है। तो इट वॉज एन अटेम्प्ट, इट वॉज अ क्लियर प्रेशर, बट दिस वॉज ओनली एन अटेम्प्ट। अब ये अटेम्प्ट कितनी स्ट्रांग हुई ये हमारी नेक्स्ट कैंडल में पता चलेगी, बट ये बात ध्यान में रहे कि ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक हमारे पास स्टोरी जो बता रही है वो एक अटेम्प्ट की स्टोरी बताई। सेम गोस फॉर बियरिश, अगर इसको मैं रेड अज्यूम करूंगा तो सेम स्टोरी, सिमिलर स्टोरी रहेगी, बट उसमें एट द एंड प्राइस सिर्फ थोड़ा सा उसके नीचे हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर होगा। अलॉन्ग विथ शोज प्राइस मूव्ड आउटवर्ड बट फेल्ड टू होल्ड, पूरे दिन कोशिश होती रही, लेकिन फाइनली क्या हुआ, हमारे पास या तो बियर वॉर्न कर गए या बुल वॉर्न जीत गए। इस वाले केस में डेफिनेटली आपके सामने अंदाजा हो रहा होगा कि चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, दोनों सूरतों में जो हाई प्राइस गई थी फाइनली बियर्स ने इसको पुश डाउन कर दिया। तो चाहे पुश डाउन इस पॉइंट पे करे, या फिर अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इसको बेरिश की बात करता हूं तो यहां से स्टार्ट होके अगर यहां पर क्लोज करे तब भी, या इस पॉइंट पे, एक मिनट, या फिर इस पॉइंट पे जाके हमारे पास ये अप हुआ और सॉरी इस पॉइंट पे जाके अप हुआ, फाइनली प्राइस ओपनिंग से लो पे गई, यहां पर प्राइस ओपनिंग से हाई पर गई। तो ये ग्रीन कलर की बनेगी, लेकिन यहां पर रेड कलर की बनेगी, बट एट द एंड स्टोरी क्या है, दोनों में बायर्स कंट्रोल में रहे पूरा दिन, लेकिन फाइनली उन्होंने सेलर्स डोमिनेट तो नहीं कर पाए, बट सेलर्स ने टफ टाइम लिया और एक अटेम्प्ट जो उनकी थी वो पूरी उसको उन्होंने कैंसिल कर दी। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, लार्ज बॉडी मीन्स मोमेंटम, लॉन्ग विक मीन्स रिजेक्शन, इट इज एन अटेम्प्ट। तो जितनी छोटी विक होगी इसका मतलब है अटेम्प्ट उतनी छोटी थी, जितनी बड़ी विक होगी इसका मतलब है अटेम्प्ट उतनी ज्यादा।
आई होप ये क्लियर होगा। ये थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान में रखने की है और इंशाल्लाह हम बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। अगेन द बॉडी, ये इस वाले में अगर आप चेक करें तो इसमें कुछ विक नहीं थी, यहाँ और यहाँ कोई विक नहीं थी। इस वाले में छोटी सी विक दिखाई है, तो छोटी सी विक की कोई वैल्यू नहीं रही। फुल टाइम प्रेशर एक डायरेक्शन में रहा, या तो इस डायरेक्शन में रहा या इस डायरेक्शन में रहा, क्योंकि इसको डिफरेंट कलर इसीलिए जानबूझकर फीड किया हुआ है ताकि दोनों में सेम चीज रहती। विक में क्या हुआ, सेम चीज जो यहाँ पर हमने स्टोरी की थी, इसको दूसरी डायरेक्शन में किया हुआ है। इन बोथ केसेस हुआ क्या, प्राइस ने अटेम्प्ट किया एक डायरेक्शन को करने के, लेकिन दूसरी डायरेक्शन ने इसको डोमिनेट नहीं करने दिया और ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे ला जाके छोड़ दिया जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। अगेन सक्सेस, मैं इसको इधर से बात करता हूँ जरा एक मिनट। विच शोज अटेम्प्ट, क्लोज शो एक्सेप्टेड। अगर उस दिन की प्राइस एक्चुअली क्लोज हो गई उसके ऊपर की तरफ तब तो ठीक है, एक्सेप्टेंस हो गई, अदरवाइज ये सिर्फ एक अटेम्प्ट थी। अब जितनी बड़ी विक मौजूद होगी उतनी बड़ी अटेम्प्ट मौजूद होगी। अगेन हमारे पास डायरेक्शन मौजूद होगी, बायर्स फिनिश स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्टेंस एट हायर प्राइसेस। ये देख लें आप, बॉडी भी जबरदस्त किस्म की मौजूद है और प्राइस अच्छी खासी ऊपर की तरफ गई है। सेम गोस हियर, बॉडी अच्छी मौजूद है और उस दिन की क्या हुआ, प्राइस जो है वो ओपनिंग की प्राइस से नीचे की तरफ चली गई। ये है हमारे पास इनडिसीजन। इनडिसीजन का क्या मतलब हुआ, ना बायर्स ने डोमिनेट किया ना सेलर्स ने डोमिनेट किया, दोनों सूरतों में दोनों इक्वली रहे, प्राइस मूव करती रही अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन दोनों तरफ से, लेकिन एट द एंड जिस जगह पे प्राइस थी उसके या तो अप की तरफ गया, बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट रही, लेकिन इसने किसी ने डोमिनेट नहीं किया। तो ये हमारे पास इनडिसीजन कैंडलस्टिक कहलाएगी। तो आई होप ये अभी तक का जो है सब कुछ सही चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ी सी चीजें याद होंगी प्रैक्टिस के साथ, लेकिन इसके पीछे स्टोरी मुझे आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाम याद करें, आप लोग जो है वो इसकी जो वो कलर्स बहुत ज्यादा याद करें, लेकिन हाँ वक्त के साथ ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। अगेन हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसमें भी बायर्स ने स्ट्रॉन्ग फिनिश किया, इसमें सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग फिनिश किया, एंड दिस इज जस्ट एन इनडिसीजन, हम जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं। Again, this is the volatility. It shows the strong activity. This is just a compression. इधर से buyers, sellers आए, इधर से buyers आए, they are both compressing each other. ये क्या है हमारे पास, एक strong activity क्या show कर रही है? It indicates emotional participation. It indicates breakout pressure. It indicates potential exhaustion in case of a late in a move. यानी हमारे पास एक मिनट में इसमें जरा, अच्छा जी, इसमें एक तरफ जो है वो डायमेंशन, यानी अगर मैं इस तरफ आइडेंटिफाई करूं तो फाइनली ये शो कर रहा है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और सिर्फ बायर्स मौजूद है, सेलर की प्रेजेंस मौजूद नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आप देख लें ना, कोई बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं गए, तो जितनी बड़ी कैंडल मौजूद होगी इसका मतलब पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है। अगेन वॉल्यूम का फैक्टर भी देखना होगा हमें, ये नहीं देखना सिर्फ कि हमारे पास साइज क्या है। ओह हम ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। अच्छा जी, रेंज कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, अ कैंडल इज ओनली वाइड और नैरो व्हेन कंपेयर टू द प्रीसीडिंग सीक्वेंस ऑफ द मार्केट बिहेवियर। हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, हमने उसको देखते हुए चलना है, उसकी बेसिस पे जो हमारे पास आइडेंटिफाई नहीं होगा। मैं सिर्फ एक मतलब देख लूँ कि मेरे पास कितनी स्लाइड रह गई हैं, फिर मैं मजीद डिसाइड करता हूँ मैं क्या करना है। आई गेस मेरे पास बस जस्ट लास्ट कुछ स्लाइड है, मैं इसी की क्लोज कर देता हूँ, बस 5 मिनट और दें मुझे। अच्छा, ये एक रेंज दी हुई है, इस पूरी रेंज में आप देखें इनडिसीजन कैंडल चल रहे थे, इनडिसीजन कैंडल चल रहे थे। इनडिसीजन से मुराद है कि वो कोई क्लियर बायर सेलर नहीं थे, लेकिन फाइनली एक लॉन्ग रेंज कैंडल आई जिसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई हुआ और इसने प्राइस को चेंज कर। तो ये हम देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली कंप्रेशन चल रही थी। कंप्रेशन से मुराद दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करने हैं, बायर्स और सेलर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पे क्या हुआ कि कंप्रेशन रिलीज हुई और मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर की तरफ जो जाना शुरू हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जॉस्ट कर गए सेलर्स और बायर्स डोमिनेट कर गए। तो ये थोड़ा सा स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसकी बहुत ज्यादा यानी स्टोरी की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आइडेंटिफाई करने का हमें पता हो जाना चाहिए कि क्या है।
अच्छा, जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न देखे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास 3 टाइप्स के होंगे, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक यानी जिसको नॉन न्यूट्रल कह रहे हैं, और हमारे पास हमारे पास बेयरिश कैंडलस्टिक है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक है, तो बुलिश, न्यूट्रल और बेयरिश। 1-1.5 घंटा मुझे भी हो गया तो माजरत। इसमें भी 3 कैटेगरी है, सिंगल कैंडलस्टिक को देखेंगे, डबल कैंडलस्टिक को देखेंगे, 3 कैंडलस्टिक्स को देखेंगे। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही होगा, अगेन बेयरिश में भी ऐसे ही होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये पूरी मास्टर शीट्स हैं, हम इन सारी कैंडलस्टिक्स को देखेंगे भी, वक्त के साथ साथ इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, इसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई भी करेंगे, लेकिन कुछ भी इनमें से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सादा खुशबू लेकर चलेंगे इंशाल्लाह इसको, और सादा खुशबू ही खत्म करेंगे, तो आप लोग परेशान मत हो। आई होप जो कराची वाले हैं या जो पान खाने वाले हैं उनको सादा खुशबू पता होगा, तो ये सादा खुशबू इंशाल्लाह आप लोग सुनते रहेंगे। हमारे टैब वाले पुराने जानते हैं सादा खुशबू क्या। बस हमारे पास ये लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर लें। द लेंथ, हमने बिगर लेंथ में देखा है। व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव एंड होल्डिंग पीरियड, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, पोजीशन मेरी लॉन्ग है, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने जैसे भी जिक्र किया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन्वेस्टर डीएनए का कोर्स करना जरूरी है, बट इन ऑल केसेस आपने ये देखना है कि होल्डिंग पीरियड मेरे पास कितना है। इस बेसिस पे मैं अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा, प्राइमरी ट्रेंड का, और फिर फाइनली सेकेंडरी ट्रेंड का और माइनर ट्रेंड का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा। एविडेंस क्या होगा, एविडेंस किस बेसिस पे होगा, ये हमने अब देखना है। जो भी हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है उस पर क्या कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, किस लेवल पर फॉर्म हो रही है। लेवल मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कैंडल आप सबके सामने आ चुकी है, इसकी बेसिस पे कहाँ क्लोज हुआ, क्या एक्सेप्टेंस हुई या रिजेक्शन हुई। अभी हमने ऊपर देखा है प्रेशर था या फिर हमारे पास अटेम्प्ट मौजूद थी। इन चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे ख्याल ये टर्मिनोलॉजी आहिस्ता 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 आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी इंशाल्लाह। व्हाट इज मोमेंटम कैंडल और इट वाज अ रिजेक्शन और इंडिसीजन। मोमेंटम मींस वेदर इट वाज अ बुलिश और बेयरिश, इंडिसीजन मींस वेदर दे बोथ कंप्रेस ईच अदर, दे नोबडी वाज इन कंट्रोल, या फिर रिजेक्ट कर गया, बायर्स ने रिजेक्ट कर दिया सेलर्स को और बायर्स डोमिनेट कर गया। व्हाट लेवल इंडिकेट्स दिस एंटायर आइडिया। अगेन मार्केट स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे, और किस लेवल पे हमारे पास सपोर्ट बनी है या रेजिस्टेंस बनी हुई है, उस लेवल पर हमने ये सारी चीजों को अपने लेंस में देखना। रन दिस प्रिसाइज प्रोटोकॉल बिफोर एडिंग एनी इंडिकेटर्स टू द चार्ट। अच्छा, इंडिकेटर्स को इंशाल्लाह हम बिल्कुल ही उसको खारिज करके रखेंगे, कोई हमें इंडिकेटर्स की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरे इस जर्नी को इंशाल्लाह इंडिकेटर्स की गुलामी के बगैर इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। इंडिकेटर्स हम यूज कर लेंगे बट जस्ट फॉर सपोर्ट, हमें जरूरत नहीं है। बहुत क्विकली इसको देख लेते हैं। बहुत सारे टाइम फ्रेम्स की जरूरत नहीं है, इससे नॉइज क्रिएट होगी। टाइम फ्रेम को स्विच करने की भी जरूरत नहीं है, उससे आपको सेंस ही नहीं होगा। अब होता क्या है, मैंने एक प्राइस पे बाइंग किया, मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, चलो मैं दूसरा टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ। वीकली पे तो ये नहीं हुआ, स्टॉप लॉस अपना चेंज कर दिया, इंडिकेटर पता चल जाएगा, छोड़ दें इंडिकेटर को। अच्छा, ओवर रिएक्टिंग टू अ सिंगल कैंडल हम पीछे भी देख चुके हैं। एक कैंडल को देखकर हमने कोई डिसीजन नहीं लेना, हमने अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह इंटैक्ट रखना है। हर वीक हर रिवर्सल उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना। कोई मोमेंटम कैंडल को फौरन एकदम से नहीं, एक दिन की प्राइस एकदम से बढ़ी है चलो भाई हम घुस गए उसमें, या एक दिन की प्राइस नीचे गिरी हम फौरन निकल गए उसमें, ऐसा भी नहीं करना। अच्छा, कैंडल्स क्या डेवलप कर रही है, अगर रेंज में चल रही है और बीच में हमने कैंडल्स को देखना शुरू कर दिया, उसका भी कोई फायदा मौजूद नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट क्योर्स कंफ्यूजन। अगर आपको याद हो, मैंने शुरू के सेशन के शुरू में कहा था कियोस वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट डेवलप करेंगे। कॉन्टेक्स्ट कैसे हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट हमारा सबसे ज्यादा क्या फायदा देगा, कॉन्टेक्स्ट हमारी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। जितना भी कियोस डेवलप हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट को डेवलप होने की वजह से वो हमारी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। तो अगेन कॉन्टेक्स्ट, सेटअप, बिहेवियर, रिस्क, फाइनली हम इन सब चीजों पे अटेम्प्ट करेंगे। इनकी बेसिस पे हम अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बॉडी और विक ये आइडेंटिफाई किया हुआ भाई, बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक है। ये मैं स्लाइड्स कुछ ना कुछ होंगी, जो भी चीजें होंगी देखेंगे, इसको हम शेयर करा देंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं ये डिफरेंट टाइप की कैंडलस्टिक्स। इस पूरी कैंडलस्टिक को अगर आप ये चेक करें, इस पूरी कैंडलस्टिक की स्टोरी यहाँ पे शेयर की हुई है, ये कैंडलस्टिक ने कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इस पूरी कैंडलस्टिक की स्टोरी यहाँ पर शेयर की हुई है दूसरी डायरेक्शन। तो ये रेंज में है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे,
बहुत ज्यादा इसको अभी करने की जरूरत है, इसको हम बड़ा अच्छे तरीके से बाद में देखेंगे। अगेन कॉन्टेक्स्ट, सेटअप, एग्जीक्यूशन, कोशिश करेंगे इनमें से कुछ चीजें आप लोगों के सामने शेयर हो जाए, बट अभी जो जब प्रॉपर वक्त आएगा उसको शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को अट्रैक्टिव तो लग रही है और आप लोग हर किसी को हो रहा है कि यार इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास अभी से आ जाए, और हम मौका महल देख के इंशाल्लाह चीजें शेयर करेंगे। ये हमारा आज की लास्ट स्लाइड है। वन कैंडल इज एविडेंस, स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस, कॉन्टेक्स्ट गिव्स मीनिंग। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सेशन है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया उसमें मेरी गलती है, उसके लिए माजरत। आप लोग अपना टाइम निकाल कर आए, और जो समझ में आया है वो आप लोगों की अपनी एफिशिएंसी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाए। हैंडबुक्स सब रीड करें, हैंडबुक इसी वजह से आप लोग जरा चेक करें, जिन्होंने चेक किया है तो जरा स्पेशल हैंडबुक है इस दफा का, और इंशाल्लाह आगे भी मजीद स्पेशल चलते रहेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो कोशिश करें इसको, अगर मजा ना आए तो फिर पैसे भी वापस हैं। पैसे तो किसी ने दिए नहीं है तो इसलिए वापस भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बात कर रहा हूँ कि आप जरा हैंडबुक को देखना शुरू करें, इंशाल्लाह फायदा हो। अब मैं रेडी हूँ क्वेश्चंस के लिए, अगर आप लोग रेडी हैं। और जो सेशन क्लोज हो जाएगा या सेशन क्लोज है, प्लीज जिनके लिए लेट हो गया है माजरत उनके साथ, और वो लीव करना चाहे लीव कर लें। कुछ चीजें अगर इंपॉर्टेंट होगी तो हम इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप पे लिख देंगे। हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं बहुत टाइम को, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को मजीद रुकने की, बट मैं अवेलेबल हूँ। हैंड्स रेज कर दे प्लीज, हैंड रेज कर दे। जी जाहिद साहब प्लीज स्टार्ट करें। भाई अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज सब्जेक्टेड दिस कैंडल बिजनेस, और माशाल्लाह ताला ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बचपन से जानता हूँ कि ये कैसे हो और कैसे बिक्स हैं क्या नहीं। थैंक्स टू यू। अच्छा, जो एक चीज़ कंफ्यूजिंग है अभी तक, और ऑलमोस्ट समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी ना मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने एक जुमला बोला कि व्हेन सेलर विंस इट इज बेसिकली बेरिश ट्रेंड। तो सेलर एज ए सेलर, तो यार मेरा ये बेसिक कंसेप्ट ही गलत है। तो सेलर तो हमेशा ये नहीं चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे प्राइस मिले, और बायर कहेगा कि मुझे नीचे से नीचे मिले। तो ये मजे ना असल में सारा समझने के बावजूद भी आप कहेंगे मल्टीप्लाइड बाय 0 हो गया, लेकिन ये चीज जो है थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग सी लग रही है अपने समझने के लिए। सर जी, हमारे सेशन का कुछ स्टाइल ऐसा है कि हम चाहते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन होगी। जब कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं हो रही है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ ना। अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन बता दें खुदूस भाई, वो स्लाइड पे थी ना, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, मैं यही वाला ये वाली, ये आपका जवाब सही आराम से मिल जाएगा। जी प्लीज। सेलर कब बाय कर रहे हैं, वो विन कर रहे हैं, और वो कब। जी कंटिन्यू सर। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये, अच्छा मेरे पास पता नहीं नाम डायरेक्ट क्यों नहीं आता, मैं कैसी सेटिंग करूँ। अबू हमजा के नाम से हैं जाहिद साहब। अच्छा जाहिद भाई, जाहिद भाई बहुत जमाने के बाद आए नजर। अच्छा जाहिद भाई, देखें ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिश तो सबकी यही होगी कि मेरे लिए बेस्ट प्राइस हो। बायर की बेस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस होगी और सेलर की बेस्ट प्राइस हाईएस्ट प्राइस होगी, इसमें कोई इनकार की बात नहीं। लेकिन होता क्या है, जब बायर ने बेस्ट प्राइस पे बाय करने की कोशिश की उस वक्त सेलर कम थे, बायर ज्यादा हुए। इसका मतलब है डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ना शुरू होगी। तो ये तो बात है कि बैटल चल रही है बायर्स एंड सेलर्स की, बायर्स एंड सेलर्स की। लेकिन वो छोटी छोटी जो बैटल है ना, फाइनल कैंडलस्टिक पे हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि फाइनल उस डे की क्लोजिंग, अगर मैं डे की कैंडलस्टिक की बात करूं, उस डे की क्लोजिंग पे होना क्या शुरू हुआ। बायर्स मौजूद थे, उन सेलर कम थे, तो बायर ने हाई प्राइस पे भी बाय कर लिया। फिर बायर्स अभी भी मौजूद थे, सेलर्स कम मौजूद थे, तो उसका मतलब है कि उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, 2 बचे हैं, मुझे 2 ही दे दो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो मुझसे। फिर और बायर मौजूद थे, उन्होंने कहा यार तुम छोड़ो उसको, मैं तुम्हें और 2 एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। और यूं करते 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 प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गई। फाइनली हमने शुरू में भी जिक्र किया था, फाइनली एक लेवल आता है जहां पर अब बहुत सारों की रेंज से बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं यार अब तो ये मैं नहीं खरीद सकता। तो क्या हुआ, बायर जाना शुरू हो गए, वापस मार्केट से निकलना शुरू हो गया, या बायर की मौजूद प्रेजेंस मौजूद नहीं है।
एक लेवल आ जाएगा जिसकी जहां पर मार्केट रुक जाएगी या प्राइस रुक जाएगी, वहां पर बायर्स भी और सेलर्स भी एक जगह पे आके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके वो रुक जाएंगे। तो उस वक्त तक बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बायर्स ही डिमांड को इंक्रीज करते हुए पुश कर रहे हैं। तभी अगर आप यहाँ पे चेक करें, बुलिश कैंडल ऑलवेज क्लोजेस greater than the opening. However, buyers won the price because demand was greater than the supply. बेयरिश की बात करूंगा तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, बट ये ध्यान में रखें कि हमारे पास ये पूरी जो स्टोरी है ये डिमांड एंड सप्लाई की स्टोरी। आई डोंट नो मैं कितना आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, बट मैंने रिपीटेशन की जो मैंने उन चीज़ों पे किया है, कितना थ्योरेटिकली मैं इस पे और आसान करके समझा सकता हूँ। नहीं, पहले भी आपने जो कुदूस भाई ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो भी किया था, ये एग्जैक्टली यही बात थी और ये बिल्कुल समझ आती है जब इसको आप लिंक करते हैं सप्लाई एंड डिमांड से। लेकिन जब आप कंक्लूजन इसका या कंक्लूड करते हैं इस पूरे को और कहते हैं कि जी सेलर्स जो हैं वो विन कर गए बिकॉज ऑफ बेरिश ट्रेंड, तो वो बस सिर्फ वो ये लास्ट जुमला जो इन दोनों में भी दोबारा भी हमने कहा कि बुलिश में जैसे हमने लिखा हुआ है कि बायर्स वन द बैटल और बेरिश में लिखा हुआ है कि सेलर्स वन द बैटल, बस वो थोड़ा सा उसले, बाकी सप्लाई एंड डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं इसको देखिए, इसको और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, बेरिश हम उस वक्त कह रहे हैं जब आपका ओपनिंग प्राइस ज्यादा था और क्लोजिंग प्राइस कम था। एग्जैक्टली, ये बेरिश हो गया जी। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होगा तो ये बुलिश हो जाएगा। जी जी, सही है, मतलब हम सेम मीनिंग यूज कर रहे हैं। बुलिश में क्या हो गया, बायर विन कर गया। बेरिश में क्या हुआ, सेलर विन कर गया। फैशन भाई एक और मैं ज्यादा वर्ड यूज करना ही नहीं चाह रहा, मतलब सिर्फ आप ओपन और क्लोज प्राइस से जो है ना रिलेटिव कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये बिगनर्स के लिए जरा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मगर ये आपका फंडामेंटल होना चाहिए। ये एडवांस टॉपिक नहीं, ये फंडामेंटल टॉपिक है। जी खुरम भाई आप बताएं। जी बस मैं यही कहूंगा माजरत के साथ कि जो है ना, बस आप ये देख लें मार्केट के अंदर जो है ना दोनों तरफ ही बाय और सेल हो रही होती है ना, जब तो कुछ लोग लॉन्ग पोजीशन ले रहे होते हैं, नीचे खरीदते हैं ऊपर बेच देते हैं, कुछ लोग ऊपर बेचते हैं और नीचे खरीदते हैं। ठीक है, तो बाय द एंड जो मार्केट की प्राइस नीचे आ रही है तो दैट विल बी शॉर्ट सेल हो रहा है ना, तो उसमें सेलर्स विन हो जाते हैं। और जब प्राइस ऊपर जाती है, जो नीचे खरीद रहे हैं वो ऊपर के तौर पे रखना चाह रहे हैं तो बायर्स विन हो रहे हैं। बस इसका इतना सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज ऐड करता साहब, क्लियर हुआ पॉइंट। देखिए 3 लोगों ने डिफरेंट तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अब आप देख लें कौन सी लॉजिक आपको समझ में आ रही है ना, मतलब चाहे वो ओपन क्लोज की लॉजिक समझ लें, चाहे आप मार्केट प्रेशर की लॉजिक समझ लें। सर एक लॉजिक हो सकती है इसकी कि जो सेलर थे उन्होंने अपना बेचना चाहते हैं, वो ठीक है, वो बेचना चाहते हैं, वो बेशक लोएस्ट प्राइस पे निकले, मतलब एक उन्होंने जितने का बाय किया उससे भी नीचे आके वो बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने जीतना है किसी भी कीमत पे, हम अपनी चीज बेचें, बस वो अपनी चीज बेचेंगे। सो बेशक प्राइस नीचे चली जाए तो वो जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, प्राइस नीचे चली जाएगी वो नीचे खरीद लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और इसी तरह जो बायर हैं, बायर कहते हैं नहीं मैं इसको बहुत ऊपर जाके जो बेचूंगा, बायर है कहता है वही प्राइस को हम खरीदेंगे, उसको आप बेशक ऊपर ले जाओ प्राइस हम खरीदेंगे। अगर वो प्राइस जब ऊपर जाएगी तब वो बेचेंगे, बायर जीत गए। दे बोन चले यानी ऑफ माय पार्ट मेरे ख्याल में जो कुद्दूस भाई और हसन भाई वाला बातचीत है ना वो मुझे ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि उतना ही रेट बेहतर है। जिसको मजीद एक्सप्लेन इसको करेंगे तो थोड़ा सा दोबारा फिर उधर ही बात चल जाती है, जो मेरा पहला इशू था जिसपे बेसिकली कंफ्यूजन थी। कहते हैं ना इस बैठक में आज थर्सडे को जो बैठक होगी ना, तो उधर बैठेंगे तो जरा इसको आपस में डिस्कस करेंगे, अपने शागिर्दों वाली जुबान में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। बस अगर आप कैंडल का जो है ना ओपन और क्लोज आप रेफरेंस लेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये बुलिश बन रहा है या क्लोज वो बेरिश बन रहा है। जी बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसको सॉर्ट ऑफ रट्टा नहीं लगा रहे, बल्कि इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। जब हम इसको स्टोरी के साथ चलना शुरू करेंगे ना, यानी ये क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंट बात है, ये बाद में बहुत काम आएगा, क्योंकि हम फिर ये नहीं देखने होंगे कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, इस कैंडल का क्या फायदा है, बल्कि हम उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अच्छी बात है जिसको आप देखें इसको। और ये स्टोरी ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुद्दूस भाई मैं बताऊं
मैंने कैंडल्स के नाम नहीं दिए, मतलब जो स्टडी गाइड है ना, जितने आपने यहाँ पर नाम देखे हैं, मारूबुजू और ये ड्रैगन फ्लाई वगैरह, मैंने उसमें स्टडी गाइड में दिए ही नहीं है। ये इसमें आप कंफ्यूजन में पढ़े ही नहीं फिलहाल। असल चीज ये कि फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कि भाई सेलर विन कर रहा है या बायर विन कर रहा है, और उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली स्टोरी समझेंगे। मतलब दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट इट इज। इंशाल्लाह ये रिपीट होता रहेगा, कोई मसला नहीं है। इससे पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लें, मैं ये इंपॉर्टेंट बात ही बता दूं कि इस वीक का असाइनमेंट हमारा ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि जो कैंडल स्टिक की एक शीट है वो शेयर करा दूं, जिसमें हर टाइप के कैंडल होंगे। उसमें आप लोगों ने ये स्टोरी बनानी है, यानी मिसाल के तौर पर ये वाला कैंडल स्टिक है ना, इसकी स्टोरी बनानी है कि ये इसकी स्टोरी कैसे बनेगी, बिल्कुल इस तरीके से लाइन चार्ट की तरह, जैसे ये मैंने बनाई है। इस तरीके की आप लोगों ने स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है, चाहे किस वर्ड में बनाए, पावर पॉइंट में बनाए, पेपर पे बनाए, पेंसिल से बनाए, कहीं भी बनाए, बट ये बनाने की कोशिश करना है। और ये हमने हर टाइप की हर किसी ने बनानी है, कोशिश करनी है इसको। जब हम ये बना चुके होंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको रियल चार्ट्स पे भी लेकर, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे भी आराम से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुश्ताक साहब, आप अपना सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली मेरा भी सवाल इसी से जुड़ा है। तो ये जो बायर्स और सेलर्स का जो बैटल है ना, तो जैसे कि एक कैंडल है जो लो पे ओपन हो रही है और हाई पे क्लोज हो रही है, राइट? लो पे ओपन होती है और हाई पे जब क्लोज होती है, तो इसका मतलब कि इट इज अप ट्रेंड, इट इज बुलिश, अप ट्रेंड मतलब बुलिश है। तो इसमें हम लोग कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा ये ट्रेडिंग व्यू में या कहीं पर के ये इसलिए विन हुआ क्योंकि इसके बायर्स ज्यादा थे, या बायर्स ने इसको पुश किया हो, तो वो भी काउंट मिलता है वॉल्यूम का, या फिर नंबर ऑफ वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग कोरिलेट करके डिसाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम इसमें आ ही नहीं रहा ना। मतलब आप ये देखें कि प्राइस कहाँ ओपन हुई और कहाँ क्लोज हुई। जैसे अभी हम वॉल्यूम की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना वॉल्यूम रहा है। अगर एक चीज 10 रुपए पे खुलकर 11 रुपए पे बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि ग्रीन कैंडल बनी, सही है। तो अब उसके अंदर आप हो सकता है 1 मिलियन का वॉल्यूम हो सकता है उसके अंदर 100 शेयर्स का वॉल्यूम हो, मगर हम अभी ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपकी बुलिश कैंडल कैसे बन रही है, राइट? कि आपकी प्राइस ओपन हुई थी और क्लोज जो है ऊपर हुई है, प्राइस ऊपर गई है, ठीक है ना, चाहे वो 1 रुपया हो, 1000 रुपए हो, वो डजंट मैटर, राइट? इसी तरह से जब हम बेयरिश कैंडल की बात कर रहे हैं कि प्राइस खुली 10 रुपए पे और क्लोज हुई 9 रुपए पे, तो ये ऑटोमेटिकली बेयरिश हो गई। सिंपल, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम से क्या रेफरेंस बनेगा वो सारा फिर वो कॉन्टेक्स्ट है। पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपका ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना, तो आपके ऑटोमेटिकली आगे के कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा में आप मुझे इजाजत दें, एक चीज मुझे अभी जहन में एग्जांपल याद आई जो हमने पहले सेशन में भी किए थे, वही दोबारा कर लेना है। ताज़ा बकरीद गुजरी है, जब हम मंडी में जाते हैं, चाहे वो बकरे की मंडी हो या किसी भी किस्म की मंडी हो, मार्केट इज एक्चुअली मंडी। उस दिन मिसाल के तौर पे आमों की प्राइस, आम है तो आम की प्राइस पिछले दिन की प्राइस से ऊपर जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, आज मार्केट चढ़ी हुई थी। और अगले दिन प्राइस नीचे जाएगी तो हम कहेंगे मार्केट उतरी हुई थी। तो चढ़ी हुई मार्केट एक बुलिश मार्केट है और उतरी हुई मार्केट एक बेयरिश मार्केट है। अब इसमें जो आपने वॉल्यूम की बात की ना, तो एक्चुअली वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कहलाएगी। तो इस वॉल्यूम को कंफ्यूज मत करें। यहाँ पर जिस दिन मार्केट चढ़ी हुई थी उस दिन 100 लोगों ने खरीदो फरोख्त की, और जिस दिन मार्केट उतरी हुई थी उस दिन सिर्फ 10 लोगों ने खरीदो फरोख्त की, लेकिन फिर भी मार्केट उतरी हुई थी, यानी मार्केट में कोई वो नहीं था, खरीदार नहीं था, तो वॉल्यूम की पार्टिसिपेशन कम हुई। इससे कंफ्यूज मत हो, बस मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ जब मार्केट की प्राइस मार्केट के उतार और चढ़ाव का डिसीजन या आइडेंटिफिकेशन करें। अगर प्राइस ऊपर क्लोज हुई है इसका मतलब मार्केट ऊपर चढ़ी हुई है, अगर प्राइस नीचे क्लोज हुई है तो मार्केट नीचे उतरी हुई है। ओके, ठीक है सर। जी जुनेद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कुद्दूस सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहली बात तो यह है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, सारा कुछ समझ में भी आया। सिर्फ एक जो आपने पॉइंट रेज किया था कि जो विक बनती है ये एक मूव को शो करती है, तो क्या हम इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि अगर से विक किसी साइड पे बड़ी हो तो सेंटिमेंट उस तरफ को शिफ्ट हो रहा है, या उसके ऑपोजिट है? ऑपोजिट भी नहीं है। विक दो चीजें शो कर रही है। विक ये शो कर रही है कि उस दिन मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग मूव ली थी दूसरी डायरेक्शन में। ओके, ये ध्यान में रखें, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग मूव ली दूसरी डायरेक्शन में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई। इसका मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में आके ऑलमोस्ट जिस जगह पे स्टार्ट हुई थी उससे थोड़ा सा कम, बट वहां पे रुक गई। तो हम इसको इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं इट वाज अ मूव बट इट गॉट रिजेक्टेड, और हमने यहां तक इसका नाम लिया है इट वाज एन अटेम्प्ट ओनली। अटेम्प्ट किस चीज को कहते हैं कि दे ट्राइड देयर बेस्ट बट दे कुड नॉट सक्सीड। बट ये शो जरूर कर रहा है कि उस दिन मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई, उन्होंने पुश बहुत ज्यादा किया, तो जिसकी वजह से उसका ये अफेक्ट आया। तो हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू। बट अगेन सर ये क्वेश्चन मेरे लिए इस सेंस में जरूर इम्पोर्टेंट है कि हम स्टोरी लाइन को समझ रहे हैं, हम उसकी कलर्स को, साइज को, डायग्राम को नहीं समझ रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जी नेक्स्ट नवीस। जी अस्सलाम वालेकुम दूस भाई। दूस भाई, एक आपने ना वो कैंडल शो की हुई थी जो लास्ट एक 1 डे की, जिसको कंसिडर किया और आगे फर्दर आपने उसको डिवाइड किया हुआ था, वो स्लाइड ओपन कीजिएगा जरा, जिसमें ओपन और हाई और लो और ओपनिंग और क्लोजिंग, नहीं इससे एक और बीच वाली, जिसमें मुख्तलिफ कैंडल्स बनी हुई थी साथ। नहीं ये भी नहीं है सर। मुख्तलिफ कैंडल मतलब क्वेश्चन क्या था, खैर बताएं आप जरा। ये नहीं लास्ट वाली, इससे बीच वाली, ये वाली। इसमें हमारा जो है वो एक प्राइस है लो, पहले ओपन हुई, फिर प्राइस नीचे गई, लो बनाया, और फिर उसके बाद ऊपर गई है, हाई बनाया, और फिर आके एक पॉइंट पे क्लोज होगी। अब ये फॉर एग्जांपल इसको एक अगर डेली की कैंडल कंसिडर करें तो लो तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से हमारा जो लो पॉइंट था वो रेड कैंडल बन गई है, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर ली लाइन। लेकिन जो ओपन प्राइस है यहाँ पे बड़ी कैंडल में ओपन प्राइस और इस छोटा जो आगे फर्दर आपने डिवाइड किया हुआ, इसमें ओपनिंग प्राइस डिफरेंट क्यों है? यहाँ से इसी प्राइस क्यों नहीं ओपन हो रही? तो इसका आसान तरीका ये है कि आप रियल एक चार्ट खोलें और उस रियल चार्ट पे एक कैंडल को सेलेक्ट करें, उसको स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख दें और उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं और उसी कैंडल का स्क्रीनशॉट लें 0 से लेकर उस डे का, और उसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में बराबर में रख दें, तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखें कि ये जो जितने भी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए हुए हैं ये एग्जैक्ट मार्केट के नहीं है, तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रियल मार्केट से रखे हुए हैं, अगर आप रियल मार्केट से खोलेंगे ना तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, मैं एक मिनट कोशिश करता हूं, मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये पोर्शन यहाँ पर है सर, ठीक है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर। अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करके एक सिंगल कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। इसका सीधा तरीका ये है कि आप एक पर्टिकुलर कैंडल उठाएं, उस पर्टिकुलर कैंडल के लोएस्ट टाइम फ्रेम पे चले जाएं और उसकी पूरी स्टोरी को देख लें, तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये मैंने करके देखा है एक्चुअली, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि लो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जब मैं शॉर्टर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो मैं लो और हाई को तो देख रहा हूं कि ये मैंने कैंडल पे मार्क कर लिए थे ये नजर, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो समझ नहीं आती कि ये जो कैंडल मार्क की है इसका ओपन और इसका क्लोज आगे लोअर टाइम फ्रेम में कहाँ है एग्जैक्टली जो इसका ओपनिंग प्राइस है। आप जो स्क्रीनशॉट्स है ना वो कुछ शेयर कराएं, फिर डिस्कॉर्ड पे हम इसीलिए तो बैठे हैं। कंफ्यूजन उसी वक्त क्लियर होगी जब आप स्क्रीनशॉट शेयर कराएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो एक दो कैंडल के बाद, एक दो कमेंट्स के बाद हो जाएगा। चलें, ओके हो गया सर, थैंक यू। यही क्वेश्चन था मेरा आज। ये गैप डाउन वगैरह की डिस्कशन अभी हमारी डिस्कशन नहीं है, कैंडलस्टिक वगैरह में गैप डाउन वगैरह उन सारी डिस्कशन को अभी हम होल्ड करते हैं।
था, मैं सिर्फ जस्ट वो ओपनिंग नहीं प्राइस नहीं, आपकी जानना बात नहीं चाहता। करा, आपने नहीं कहा वो, मैंने कमेंट चलते फिरते थे। चलें, ओके सर, थैंक यू जी। और किसी का हैंड रेज नहीं हुआ हो? अटेंडेंस वगैरह तो हो गई है सबकी? अटेंडेंस प्लीज लगा दीजिएगा, जो भी मिसिंग है वो अटेंडेंस लगा दें। सर अटेंडेंस गूगल मीट उसमें ना देखिए डिस्कॉर्ड चैट पे? के अंदर लिंक दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म के अंदर अटेंडेंस होती है, वो मार्क कर दीजिए। ओके जी मिनाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिनाज भाई। जी खुदूस भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कि कोई भी कैंडल स्टार्ट हुई, प्राइस ओपन हुआ सपोज 5 रियाल से, और कैंडल क्लोज होती है 10 रुपए पे क्लोज हो जाती है इसमें, तो उस दिन की जो कैंडल क्लोज हुई मतलब कि 5 रियाल के डिफरेंस पे क्लोज हुई, यानी प्राइस ऊपर गया 10 रुपए पे। अब हम एंट्री का हम सोचते हैं कि कंफ्यूजन हमें हमेशा यही होता है कि अगर हम इस कैंडल तो स्टार्ट हुई है, बन रही है कैंडल, और 10 रियाल पे क्लोज हो गई, अब वो अगर हम 10 रियाल पे बाई करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे क्या पता वहां से सेलर्स एक्टिव हो जाए और वहां से प्राइस को नीचे ले आए, तो फिर एंट्री का हम कहाँ से कैसे लेंगे? कैंडल अगर देखते रहेंगे, कैंडल तो ऊपर जा रही है, ठीक है, और जब हम जा रहे हैं 10 रियाल पे हम खरीद लेते हैं जहाँ कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट डे वो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस नीचे आ रहेगा ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 रियाल से ऊपर प्राइस जाएगा? अच्छा मिनाज भाई, एक सवाल आपने किया, अब एक सवाल मेरा आपसे है कि वो आपके चार्ट नजर नहीं आ रहे मुझे डिस्कॉर्ड पे? जी जी, चार्ट इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अच्छा खैर, मिनाज भाई वो अभी हमने उस स्टेप तक नहीं पहुंचे ना अभी हम, कि भाई क्या हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है। सिर्फ हिंट के तौर पर मैं कह रहा हूँ, हमने स्टार्ट से ये बात जिक्र की है कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट एनीथिंग वेदर इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। वी आर गोइंग with a probabilistic approach. How much % probability is there to go up? How much % probability is to go down? हम probability की बेसिस पर अपना डिसीजन लेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि हमारी probability के रेट कैसे बढ़ते चले जाएंगे, किस किस बेसिस पे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल अभी इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन आपके पास आंसर होना चाहिए लास्ट सेशन की वजह से। बट नहीं, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कैंडल हम देखते रहे तो कैंडल ठीक है, ग्रीन बुलिश बन गई है, अब हम सोचे कि हाँ बायर्स जो है उसमें स्ट्रॉन्ग का होल्ड है, अब हम एंट्री ले लेते हैं। नेक्स्ट डे वो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, मैंने आज प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है और किस किस बेसिस पे प्रोबेबिलिटी है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। जी जी, ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपसे 2-3 सेशन के बाद आप दोबारा रिपीट करते हैं या नहीं करते? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उसमें आप ये देखें कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। असल चीज है स्ट्रक्चर। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइमरी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फिर आप बाय करके क्यों फॉलिंग नाइफ पकड़ रहे हैं? जी जी, आप जो है ना नॉइस की बात कर रहे हैं कि एक दिन की ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर देखें ना जो अभी तक हमने पढ़ा है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, मगर सिर्फ ये बात है कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेंगे, एक दिन की देखें। जी, और किसी के सवाल है? कुदूस भाई Q&A के अंदर कुछ है सवाल आप? अच्छा, मैं पता है एहसन भाई, मैं जो है ना अपनी स्क्रीन को छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे एक तो कंफ्यूजन रहती है, मैं मोबाइल पे उस पे हूँ, अगर कोई मुझे बता दे तो मुझे आसानी हो जाएगी, मेहरबानी। ओके, वकास भाई आप पहले सवाल कर लें, फिर मैं Q&A देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम कुद्दूस भाई। कुद्दूस भाई, मेरा सवाल ये था कि जैसे कोई एक बुलिश कैंडल है जिसकी मतलब ओपन होती है और फिर वो हायर प्राइस पे क्लोज होती है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये बुलिश कैंडल है, लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है कि वो जो बुलिश कैंडल है तो वो अप ट्रेंड में ही है, मतलब हायर हाई और हायर लो बना रही है या नहीं, वो उसके साथ उसको भी कंफर्म करना जरूरी होता है हमें या नहीं? क्या ये पॉसिबल है कि उसके ऊपर बुलिश कैंडल तो थी लेकिन वो उसने लोअर हाई और लोअर लो बना दिया, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है? हमने इस कॉम्बिनेशन को बाद में देखना है ना, लेकिन ग्रीन कैंडल डज नॉट नेसेसरली मीन इट इज एन अप ट्रेंड। ग्रीन कैंडल फॉर दैट डे वाज एन अप ट्रेंड, बट इज इट
कंटिन्यूअस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से इज इट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये तो हम मार्केट को देखेंगे ना, पूरा टाइम फ्रेम को देखेंगे। एक कैंडल की बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ट्रेंड क्या है। इसमें जो है ना आखिरी वाली स्लाइड जो है ना, ये रट्टा लगा लें इसका। हाँ। आखिरी वाली स्लाइड का अगर रट्टा लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैंडल इज एविडेंस, स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस, कॉन्टेक्स्ट गिव द मीनिंग। यही जवाब जो है मिनाज भाई के लिए भी है, आपके लिए भी। स्ट्रक्चर जो है ना वो एक सीक्वेंस बता रहा होगा और फिर एक कॉन्टेक्स्ट आपको आ रहा होगा। खाली कैंडल देखकर जो है ना आपको ट्रेड नहीं करनी। अच्छा जी फखरुद्दीन भाई। फखरुद्दीन भाई जी गलती से हो गया, मैं ओके। कर रहा था। अच्छा, जो टिक नहीं हुए हुए सवाल वो मैं जल्दी पूछ लेता हूँ। एनोनिमस पूछ रहे हैं, वॉल्यूम इज द साइज ऑफ द ग्रीन पार्ट्स। नहीं, जरूरी नहीं है। बॉडी का साइज जो है वो वॉल्यूम आइडेंटिफाई करेगा, ये जरूरी नहीं है। बट यस, ये हमने ध्यान में रखना है कि जो साइज ऑफ द कैंडल है वो मोमेंटम आइडेंटिफाई कर रहा होगा। मोमेंटम और वॉल्यूम में थोड़ा सा फर्क है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन को कहते हैं और मोमेंटम उसकी मूव को कहते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी बस अभी याद रखते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। बॉडी वॉल्यूम नहीं बता रहा होता, बॉडी प्राइस चेंज को बता रहा होता है। वॉल्यूम हमने आज के सेशन में पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कंफ्यूज ना करें। यानी हम इसलिए जानबूझ कर यही असल में लोग सोच रहे होते हैं। इसीलिए मैं बार बार जो है ना प्राइस को बात कर रहा हूँ कि नदीम भाई, अगर आप कैंडल स्टिक नहीं ओपन और क्लोज फॉलो करेंगे तो फिर आप कैसे असाइनमेंट करेंगे? तो प्राइस की मूवमेंट है जी। मेरा इंटरनेट बंद हो गया था क्या? लेकिन मैं नदीम भाई का मैसेज देख रहा था कि उन्होंने लिखा कि क्या कैंडल स्टिक को ही फॉलो करना जरूरी है असाइनमेंट के लिए। तो जाहिर है अगर कैंडल को नहीं फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास मूवमेंट कैसे होगी? कैंडल को ही फॉलो करना पड़ेगा असाइनमेंट के लिए। मेरे पास असल में आवाज ब्रेक हो गई थी, असल में आप कुछ कह रहे थे उस वक्त। नहीं सही है, आप कह रहे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वी शुड हैव अ डिटेल्ड लेसन अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंडल। तो भाई कैंडल ही तो पढ़ना है सारा। हाँ, अब वो आप चाहे नाम दे दें और नाम के बाद जो है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, अगेन वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप जो है ना बहुत स्पेशलाइज इसके अंदर जा रहे हैं। असल चीज ये है कि आप बायर और सेलर का कॉन्सेप्ट समझें, ओपन एंड क्लोज का कॉन्सेप्ट समझें, और फिर जो है जैसे कुदूस भाई ने दिया हुआ असाइनमेंट, तो वो अगर आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज ये जरूर ऐड कर दूं यहाँ पर। जनरली आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस की डिस्कशंस वगैरह में जाएंगे ना, तो कैंडल स्टिक्स वगैरह पे टाइम बहुत लगाया जाता है। अगेन इट इज नॉट बैड और होना भी यही चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि हम इंशाल्लाह कैंडल स्टिक को बहुत सरफेस लेवल पर स्टोरी आइडेंटिफाई करके ही, बगैर चीज़ों को याद करें, हम इंशाल्लाह चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। उसका फायदा सिर्फ ये है कि हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रैक्टिकली उसको देख रहे होंगे, तो आपको ये आसानी होगी। तो उसके लिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि डिटेल सेशन कैंडल स्टिक का हम करेंगे, लेकिन वो बिटवीन द लाइंस होके निकल जाएगा, वो आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा, बट एट द एंड इंशाल्लाह वो कवर हुआ होगा। आई एम श्योर आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे चीज़ें। आप ये असाइनमेंट तो पूरा करेंगे। सही है। अभी और तो कोई सवाल नहीं है, तो आई थिंक वी आर डन। अच्छा, एक और सवाल आया है जी रमजान भाई। रमजान साहब पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज द लीनियर एंड लॉगरिथमिक चार्ट? ये असल में स्टडी गाइड के अंदर दिया हुआ है, तो इस वजह से वो परसेंटेज का शो कर रहा है और वो जो है लीनियर पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा है। वो हमारा इसी वाला सेशन में था। हाँ, मतलब टॉपिक है वो, एक बैठक में कर लेंगे, स्टडी गाइड के अंदर बैठक में कर लेंगे, बैठक में इसको कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। सही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कैंडल स्टिक का आपने वो चार्ट दिखाया था जिसमें ग्रीन कैंडल ऊपर बनी हुई थी, बुलिश नीचे बनी हुई थी। उसमें एक चीज आपने जो कैंडल बताई थी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बट उसके नीचे एरो की डायरेक्शन दे रही थी, वहां पे लिखा हुआ था
लो टू हाईएस्ट। तो आप तो जी वो जी कैंडल जो बता रहे थे वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल बताई थी, बट वो जो जी सर, नीचे लिखा तो वो समथिंग आई थिंक ये ये रॉन्ग यूसुफ है। स्लाइड की बात कर रहा हूँ। मैंने सेशन के दौरान ही जिक्र किया था कि ये गलत लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। ये गलत लिखा हुआ है। आप सही सही पकड़ लिया आपने। I think we can close the session, Kudus bhai. जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया भाई सबका। कोशिश करें डिस्कॉर्ड पे पार्टिसिपेशन रखें, असाइनमेंट